वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हाँ प्लीज, पेज नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, फॉर्म नंबर REG1 पहले भरा जाएगा। पार्ट ए, ट्रेड नेम, लीगल नेम, मेल, फ़ोन, पैन, पहले ये वेरीफाई होंगे बाय OTP। फिर भरेंगे मेन फॉर्म, पार्ट बी। ठीक है, बाकी प्रोसीजर अभी चेक करना है। पहले आधार का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतनी फेक इनवाइसेस, इतना फ्रॉड, ये वो, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पहले आपका आधार वेरीफाई करेंगे। आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, लिंक हम आपको भेजेंगे, फिर उस लिंक में आप आधार नंबर डालेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे, फिर आपके पास OTP आएगा, फिर आप OTP लिख के सबमिट करेंगे, आधार वेरीफाई हो जाएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और जिसके पास, जिसको हमने माफ़ कर दिया है, उनको ज़रूरत नहीं है। कौन से सेक्शन में माफ़ किया था? 6D। किसने बोला 6D? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे सेक्शन भी बोल दो, 25(6)D। 25(6)D में कुछ लोगों को छोड़ दिया है, उनकी ज़रूरत नहीं है। गोम से हम, हमारा बताओ, हमारे आधार कार्ड मांग रहे हैं हम अपने आप से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको छोड़ दिया है, बाकी सबको करवाना है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो नए वालों को करवाना है कि पुराने वालों को भी? पुराने वालों को भी। कौन सेक्शन में? 6A में। और नए वाले B और C। B में इंडिविजुअल, C में बाकी। लेकिन कंपनी का तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंपनी का तो आधार कार्ड होता ही नहीं है, तो कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर वगैरह 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 वगैरह। तो एक बार इतना आप जल्दी से रीड करो। पेज नंबर 115 पर क्वेश्चन नंबर 4 था, तो 1 2 3 4 5 6 6A B C D, बस यहाँ तक एक बार रीड करो। प्रोसीजर, हाँ 6D तक पहले किसी को डाउट? गवर्नमेंट से जो हमारा सिटीजन ही नहीं है, उसके पास आधार कहाँ से आया? और गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, उसको क्या वेरीफाई करना? लोकल अथॉरिटी, MCD, स्टेटरी, तो इनको ज़रूरत नहीं है। ये सब 25(6)D में है। फिर एक लास्ट का सेंटेंस मैंने छोड़ा था, पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये मुझे बताना था, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। UIN, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। उससे पहले मेरे पास नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखिए, मैं जो आपको कहा था ना, एग्रीगेट टर्नओवर वाला, एग्रीगेट टर्नओवर वाला कौन सा सेक्शन था? 2(6) के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन उसका आया हुआ है, प्रैक्टिकल। तो आप मुझे, मैं ऐसे ही रीड करूँगा, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ऐसे ही आंसर दे देना आप। चलते फिरते सॉल्यूशन, 5 नंबर का चलते फिरते वाला क्वेश्चन है। मिस्टर X स्टार्टेड बिजनेस, तो समझ जाना सर्विस का केस है या बिजनेस का केस है, 20 लाख का है या 40 लाख का है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, तो आप समझ जाना 10 लाख है कि 20 लाख है कि 40 लाख है। ओडिशा ना तो पहले 4 में था, ना बाद के 6 में था, बचे हुए में। तो हमारे माइंड में 40 लाख घूमना चाहिए। अब वो कह रहे हैं, उनकी हमने डिटेल दिया है,
इसमें से आपको टर्नओवर पहले निकालनी है कितनी है, यानी आपको पता होना चाहिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर बताना है रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करना है। सबसे पहली एंट्री है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल इंट्रा स्टेट 4 लाख। क्या ये टर्नओवर में आएगा? पेट्रोल है, आग लग सकती है, तो कितने स्टूडेंट को लगता आएगा और कितने स्टूडेंट लगता नहीं आएगा? क्योंकि इसमें लिखा था एग्जेम्प्ट सप्लाई, एंड एग्जेम्प्ट ऑलवेज इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। तो टर्नओवर निकालते हुए आएगा, तो एक तो फिगर हम ये नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान, इंटरस्टेट है लेकिन अपनी ही ब्रांच है, इंटरस्टेट है, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, अपनी ही ब्रांच है, आएगा नहीं आएगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितना समय लगता है नहीं आएगा, कितना समय लगता आएगा? अब जरा डेफिनेशन जल्दी से एक बार देखो, सबका आंसर एक आना चाहिए, या तो सबको नहीं आएगा सबको आएगा। 2 ब्रैकेट 6 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख लो एक बार। टू ब्रैकेट 6 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लो, बिल्कुल क्लियर है, इमीडिएटली पता लग जाएगा आपको आएगा कि नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप रीड करके देख लो एक बार अच्छे से, सबका आंसर सेम आएगा। अब पूछो, अब बताइए ये टर्नओवर में आएगा कि नहीं? कितना स्टूडेंट लगता आएगा, कितना स्टूडेंट लगता नहीं आएगा? जैसा सबका एक आंसर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी ब्रांच को देंगे, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है तो भी आएगा। अब मुझे बताओ कि मेरी दिल्ली में 2 ब्रांच है, मुझे 2 करवाने पड़ेंगे कि 1? 2 ब्रांच है दिल्ली में, 2 या 1? कितना समय लगता है? 2 करवाने पड़ेंगे। कितना समय लगता है? 1 करवाना पड़ेगा। कितना समय लगता है? हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। अब एक दिल्ली में और एक यूपी में, वंस अगेन हमारी मर्जी, यस और नो। अब हमारी कोई मर्जी नहीं, अब तो 2 करवानी पड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। मे बी एग्जाम, मे बी नॉन टैक्सेबल, मे बी एक्सपोर्ट, मे बी एनी टाइप ऑफ सप्लाई, नॉट इनवर्ड, शुड बी आउटवर्ड। तो ये भी आ जाएगा, क्लियर हो गया। तीसरा, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। देखो मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, हेड ऑफिस है दिल्ली में, ब्रांच यूपी में, तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए दोनों का टर्नओवर देखना है कि दोनों का अलग अलग देखना है? दोनों का ऑल इंडिया बेसिस पे देखना है। परमानेंट अकाउंट नंबर दोनों का सेम होगा कि डिफरेंट? सेम। तो हमने कहा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स, मतलब एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर पर 2 या 3 रजिस्ट्रेशन। डीम्ड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है नहीं, बनाया है क्यों नहीं? क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है कैसे? क्योंकि जीएसटी कह रहा है। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है तो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के जितने भी लोग हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, सबका टर्नओवर टोटल करना है। तो कह रहे कुछ टर्नओवर हमने इसका बता दिया, कुछ इसका बता दिया, तो बताओ इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। पूरे इंडिया में मान लो मेरी ब्रांच एक यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, मैं टर्नओवर निकालूँ, सबके टर्नओवर इंक्लूड करेंगे। तो ये ब्रांच वाइज नहीं है, ये स्टेट वाइज नहीं है, ये एग्रीगेट टर्नओवर है ऑल इंडिया बेसिस पर, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। करेक्ट। मतलब कभी तो आ जाती है डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो, कई बार डेफिनेशन पर बेस्ड प्रैक्टिकल है। नाम का ही प्रैक्टिकल है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके अंदर 5 एंट्री दी हुई है, यानी एक एंट्री का 1 नंबर है। एक एंट्री गलत तो कोई बात नहीं, 4 नंबर आ जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग है।
आगे ये आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM वो एब्रीविएशन में बहुत यूज होता है, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका उल्टा क्या होता है? नॉर्मल चार्ज, डायरेक्ट चार्ज। डायरेक्ट चार्ज भी उसी को बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज भी उसी को बोलते हैं। उल्टा याद रखना है RCM, बाकी सब सीधे हैं। जहाँ RCM नहीं है सीधा सीधा है। और वो कह रहे हैं हमने आउटवर्ड सप्लाई दी है, जो इसको रिसीव करेगा टैक्स वो देगा। तो क्या ये हमारे टर्नओवर में आएगा कि नहीं आएगा? कितने स्टूडेंट लगता आएगा और कितने स्टूडेंट को लगता नहीं आएगा? 3 स्टूडेंट ने कहा नहीं आएगा, 4 ने कहा नहीं आएगा। एक बार फिर रीड कर लो, एक बार फिर रीड कर लो। हाँ जी, अब बताओ आएगा नहीं आएगा? कितना स्टूडेंट लगता आएगा? कितना स्टूडेंट लगता नहीं आएगा? देखो अब सबका सेम आंसर है, ये आएगा। मैंने किसी को सामान बेचा, चाहे उस पर रिवर्स चार्ज लगे, लेकिन मेरी टर्नओवर में तो आएगा। जो नहीं आएगा इसका उल्टा था। मैंने सामान खरीदा, इस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स मुझे देना है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। तो यानी RCM की बात छोड़ो, ध्यान किसका रखना? इनवर्ड और आउटवर्ड। आउटवर्ड RCM हो ना हो आएगा, इनवर्ड RCM हो ना हो नहीं आएगा। टर्नओवर आपको पता ही है, सेल को बोलते हैं, परचेज को टर्नओवर नहीं बोलते। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत सारे तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल होते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक आध एंट्री थोड़ी घुमाएंगे, तो इसलिए ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे हमने क्रेडिट नोट की थोड़ी सी बात की थी ना, डिटेल में भी करनी है, तो इसमें सीधा सीधा नोट आया हुआ है 5 नंबर का, नोट ऑन क्रेडिट नोट इन GST, 5 नंबर का सीधा सीधा लिख दो। फिर एक ऐसे एक रूल आता है 86B, जिसमें हम टैक्स क्रेडिट रजिस्टर में होने के बावजूद भी नहीं लेने देते। तो सिंपल सा रूल है, आगे उस पर सीधा नोट आया हुआ है। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे आए। एक आध में थोड़ा बहुत उल्टी सीधी एंट्री आ जाती है। वो जो एक आध जो उल्टी सीधी वाली है वही मैं बता दूंगा। अभी वो पार्ट पहले हमारा कवर हो जाए, जब कवर हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये एंट्री थी जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली थी। मोस्टली तो सीधा सीधा पार्ट है। ठीक है, तो हम अपना पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में एंट्री रीड करता जाऊँगा और आप देख लेना जहाँ भी प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब हम प्रोसीजर को आगे चलाते हैं। देखो, प्रोसीजर को आगे चलाने से पहले एक बार आप पूरा समझ लो अच्छे से, फिर थ्योरी पार्ट है, फटाफट रीड करते जाएंगे। माइंड में सेट कर लेना जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। मैं जाऊँगा सबसे पहले GST पोर्टल पर, www.gst.gov.in। ठीक है, इस पे जाऊँगा। तो मोबाइल आप सबके पास है, एक बार ज़रा निकाल लो, ज़रा नज़र लगाओ, थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा आपके। क्यों, आपको हमेशा उसी पे काम करना है। उसमें क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है देख लो एक बार। 5 मिनट लगाओ, ज़रा इस साइट को देख लो, gst.gov.in। 5 मिनट ज़रा इस साइट को भी देखो। आपने बहुत साइट देखे होंगे, आज इस साइट को भी देखिए। देखो, आपको सारा काम इसी साइट पे करना है, क्योंकि अभी हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो ये आपको और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं देगा। यही देगा कि हाउ टू रजिस्टर, क्योंकि पहला काम सबका यही होता है। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रजिस्टर के बाद जब नंबर आ जाएगा, फिर ये आपको
आपके पर्टिकुलर अकाउंट पे ले जाएगा। आपको रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन देगा, GSTR 1 फाइल करनी है, 3B फाइल करनी है, आपको 2B देखना है तो देख सकते हो, आपको पेमेंट करना है तो PMT 06 डिमांड कर सकते हो, आपको कैश लेजर देखना है, क्रेडिट लेजर देखना है, आपको लायबिलिटी रजिस्टर देखना है अपना, वो सब देख सकते हो आप। कोई नोटिस आपको इशू किया हुआ उन्होंने, कौन से सेक्शन में नोटिस था रिटर्न ला फाइल करने का, लेट 40 किस में था बताओ, एक बार जल्दी से देख लो, सबका आंसर सेम हो। अगर लेट हो जाए मेरी रिटर्न तो डिपार्टमेंट मुझे नोटिस दे सकता है कि भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो नोटिस मुझे नज़र आएगा। कौन से सेक्शन में आएगा नोटिस, 46। और जो 47 की बात कर रहे थे उसमें क्या है, उसमें वो कह रहे हैं अगर आप फाइल नहीं करोगे ना तो हम 25 रुपये पर डे की पेनल्टी लगा देंगे, जितना लेट होगे उतनी। इनकम टैक्स में फिक्स है, एक भी दिन लेट हुए या 2 महीने लेट हुए फिक्स अमाउंट है, ये ठीक है। लेट होते रहो, हर दिन का 25 रुपये देते रहो, 25 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, 25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपकी नील रिटर्न है तो भी भरनी है तो 10 रुपये पर डे है नील वालों के, सेंट्रल का अलग स्टेट का अलग। तो ये नोटिस भी मेरा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मेरे अकाउंट में मुझे मिल जाएगा, वैसे मेरी मेल के ऊपर आ जाएगा, इमीडिएटली मेल के ऊपर नोटिस आएगा कि जी आपने फाइल नहीं किया। तो इस पोर्टल पर आपको सारा काम करना है। अब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो फिर सबसे पहले कौन सा फॉर्म डिमांड करें, REG 1। और 1 का ऐसा नहीं A और B इकट्ठा भर देंगे, पहले A पार्ट भरेंगे। A भरने पर वो क्या क्या A में मांग रहे हैं, अपना नाम बताओ, बिजनेस का नाम बताओ, परमानेंट अकाउंट नंबर बताओ, मेल ID बताओ और फ़ोन नंबर। तो सब पे अलग अलग OTP आएंगे, मेल पे अलग आएगा, फ़ोन का अलग आएगा, वेरीफाई जाएगा। पैन का क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो डाटा है, GST के पास नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से इसको लिंक कर रखा है, और वहाँ पे जो आएगा लिंक आएगा उस पर पैन नंबर लिख के भेजेंगे तो OTP आएगा, उससे वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया, सब वेरीफाई होगा तो एक नंबर वहाँ से आएगा जिसको बोलते हैं TRN, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। इसका मतलब है कि पार्ट A आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका रेफरेंस देके पार्ट B भरना है, जब पार्ट B भरेंगे इसका रेफरेंस डाल देंगे तो कनेक्ट कर लेंगे ये पर्सन कौन है। पार्ट B में डिटेल है पूरी पूरी, और पार्ट B में ये है कि ये बताओ प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म है वगैरह वगैरह, किस चीज़ का आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, किस किस आइटम में आप डील करते हो। उसके बाद आप ये बताओ आपको क्या कंपोजिशन स्कीम में जाना है या नहीं जाना है, नॉर्मल में रहना है कंपोजिशन में जाना है, वो यहीं पर पूछ लेंगे। नॉर्मल का सेक्शन कौन सा था, 9, और कंपोजिशन का 10। तो यहाँ पे ऑप्शन देना है, स्टार्टिंग से नॉर्मल में आ सकते हैं, स्टार्टिंग से कंपोजिशन में आ सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, चेंज का भी ऑप्शन आएगा बाद में। फिर जब हम चेंज करेंगे तो फिर ITC की प्रॉब्लम आएगी। मान लो मैं पहले कंपोजिशन में आ गया, सामान खरीद दिया, ITC नहीं मिला, फिर मैं नॉर्मल में चला गया तो ITC वाले में था ना कि जो सामान आपको पड़ा है आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। किसका टैक्स क्रेडिट था, इनपुट्स का कि आउटपुट्स का, दोनों का या खाली इनपुट्स का, दोनों का। और मैं पहले नॉर्मल में था, कंपोजिशन में आ गया, पहले ले लिया वापस कर दो, वो ITC वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा। अब मैंने पार्ट B भरा, तो पहले तो क्या था, पार्ट B भरो 3 दिन में सर्टिफिकेट आ जाएगा, इतना सिंपल था, 3 दिन लिखा हुआ था। इट टुक हार्डली 1 डे, इधर से सबमिट करो, इधर से सर्टिफिकेट। आप बताओ जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो मुझे खुश होना चाहिए कि गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स कलेक्ट होगा। लेकिन जब ये GST नहीं था, पुराना सिस्टम था, 6-6 महीने चक्कर कटवा देते थे, सर्टिफिकेट नहीं देते, तो हम मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना दो, तुम्हारा ही फायदा, लेकिन मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरी लिमिट क्रॉस कर गई है, बिज़नेस रुक जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन का भी ब्राइब मांगते थे, बताओ जिसमें तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हें कलेक्ट कर दिया लेकिन ब्राइब दो। तो ये 3 डेज़ में गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन ये इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, फेक वाले भी, झूठी इनवाइसेस वाले भी, फिर गवर्नमेंट का इसको रोको। इनसे पहले आधार मांगो, आधार खाली ये नहीं कि आधार नंबर लिख दिया बात खत्म, क्या पता कोई किसी का झूठा आधार नंबर लिख दे, इसलिए वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जिसके पास आधार नंबर नहीं है वो क्या करे,
वो उससे उसका और अलग तरीके से चेक करेंगे, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। हमारा ऑफिसर आएगा चेक करने के लिए, अगर नहीं है तो, और है तो हम वेरीफाई कर लेंगे। अब देखो उसमें सिस्टम क्या है, पहले 3 डेज था, बदल दिया, अब 7 डेज कर दिया है। मैंने एप्लीकेशन आज भरी है, पार्ट बी कह रहा हूँ मैं, पार्ट बी मैंने भरा है 1 जुलाई 22 को। तो जैसे मैं बी सबमिट करूँगा तो एक नया टैब इसके ऊपर आ गया है कि आप आधार ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर होगा तो मैं कहूँगा यस, नहीं है तो मैं कहूँगा नो। तो ये एप्लीकेशन मैंने आज भरी, उन्होंने ऑप्शन लिया, मैंने कहा यस ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास लिंक आ जाएगा, आधार नंबर लिख दूंगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन भरी थी 1 तारीख को, हमने वेरीफाई किया 2 जुलाई को, तो ये माना जाएगा आपकी एप्लीकेशन 2 को आई है, 1 को नहीं आई है। जिस दिन आप ऑथेंटिकेट कराएंगे उस दिन माना जाएगा, क्योंकि 7 डेज पहले था 3 डेज़ के अंदर देना, आप 7 डेज़ कर दिया। लेकिन 7 डेज़ कहाँ से, इस डेट से नहीं, जितना फास्ट आप ऑथेंटिकेट करवा लोगे उतना बढ़िया रहेगा, वहाँ से हम लेंगे। और जो लिंक आता है वो 15 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद वो लिंक खत्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से फिर अप्लाई करो, विदिन 15 डेज़ के अंदर आप वेरीफाई कर लो। तो इसमें लिखा है कि भाई आपको 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। आप अगर इमीडिएटली वेरीफाई करवा लेंगे तो यहाँ से 7 डेज़ के अंदर हम आपको दे देंगे। मान लो आप 4 दिन बैठे रहे, ऑथेंटिकेट ही नहीं करवा रहे, 5 तारीख को करवाया, तो फिर 7 दिन आपके यहाँ से गिने जाएंगे। 5 जुलाई से 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। इफ़ यू वांट फास्ट देन यू शुड गो फास्ट, डिले करोगे करते रहो, हमारा क्या जा रहा है। तो हम आपको 7 डेज़ में दे देंगे, पहले 3 डेज़ था, अब 7 डेज़ कर दिया। अब लेट्स सी, आधार तो ऑथेंटिकेट हो गया, लेकिन मेरी एप्लीकेशन में और कमी है, कॉलम ही नहीं भरे मैंने सारे, और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जो मेरी प्रेमिसेस है जहाँ मैं करूँगा, या तो रेंट एग्रीमेंट हो या कन्वेंस डीड हो, सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो कोई भी कमी है तो नोटिस आ जाएगा, REG3 फॉर्म होता है, उसमें नोटिस आता है कि जी आपकी ये कमी है, और 7 दिन का टाइम आपको दिया है, इसको ठीक कर लो। अगर तो मैं 7 दिन में ठीक कर दूंगा, तो जिस दिन मैं ठीक करूँगा वहाँ से 7 दिन में सर्टिफिकेट आएगा, और मैंने इसको 7 दिन में ठीक नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, नई एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। दोबारा देख लीजिए, जिस दिन मैं एप्लीकेशन सबमिट करूँगा उस दिन से 7 डेज़ नहीं है, जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट करवाऊँगा उस दिन से 7 डेज़ में मिलेगा, प्रोवाइडेड और कोई कमी ना हो। अगर कोई कमी हुई तो REG3 में नोटिस आएगा। जिस दिन नोटिस आएगा 7 डेज़ में मुझे इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके REG फॉर्म 4 होता है उसमें सबमिट कर दूंगा मैं, उसके 7 डेज़ के अंदर वो मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे। और नहीं दिया तो मैं ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड माना जाऊँगा, जिन्हें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। मुझसे अगर हमने रेस्पॉन्ड नहीं किया, हमारी गलती है, तुम रजिस्टर मान के चलो अपने आप को। और 7 डेज़ में आपने जवाब नहीं दिया, हम REG5 भेज के आपका कैंसिल कर देंगे। अब ये जो फॉर्म है ना REG जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप याद मत करना, इतने सारे हैं, REG30 तक है, इतने सारे तो REG हैं, इतने सारे GSTR1 है, इतने सारे ये। तो एक तो आप REG1 याद रखना, और एक REG6 याद रखना, जिसमें सर्टिफिकेट आता है। अब मुझे तो गलती से याद हो गई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाएगा, या बुक में भी लिखे हुए हैं वो लिखे रहने दो। आप क्या कहना, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, सबसे बढ़िया है। भूल जा तो भी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। SSC must, dealer must apply for registration in the prescribed form. They will give the certificate in the prescribed form. If there is any defect, they will inform in the prescribed form. If it is rectified, we will inform in the prescribed form. If we are not informing, then they will reject it in the prescribed form. वो लिखते चला। इतने सारे कहाँ से याद होंगे, दोबारा देखो, एप्लीकेशन REG1, बीच में एक्नॉलेजमेंट भी आता है। जब हमने सबमिट कर दिया एक्नॉलेजमेंट भी आता है REG2 में कि जी हाँ जी आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है, एक्नॉलेजमेंट आएगा उसका। फिर उसमें अगर कोई कमी नहीं है, आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, 7 डेज़ में सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अगर उसमें कमी निकली तो फिर वो विदिन 7 डेज़ हमें REG3 भेज देंगे कि जी सर्टिफिकेट की बजाय आप REG3 लो, ये कमी निकल गई है। फिर वहाँ से 7 डेज़ में हमने REG4 में इसको रेक्टिफाई करना है। और अगर रेक्टिफाई हो गया ठीक है, हमने ढंग से रेक्टिफाई नहीं किया, आधी बात बताई, तो REG5 में रिजेक्ट कर देंगे। नाउ गिव ए न्यू एप्लीकेशन, सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स सी कि मेरे पास आधार है ही नहीं, तो गवर्नमेंट से जो हमने काम 7 डेज़ में करना था, तुम्हारा काम 30 डेज़ में होगा, जाओ। अब जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया 1 जुलाई को, यहाँ से 30 डेज़ लिए जाएंगे, क्योंकि आधार तो तुम ऑथेंटिकेट कर ही नहीं रहे, वो तो बात ही खत्म हो गई। वो तो आधार ऑथेंटिकेट वालों की बात थी, तुम्हारे 30 डेज़ लगेंगे।
जब तुम एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारा ऑफिसर कौन सी डेट को आपकी प्रेमिसेस पे आएगा, आप वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, आएगा वो वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके पूरी रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद वो सबमिट करेगा और फिर हम विद इन 30 डेज में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन अगर बीच में मान लो वेरीफाई भी हो गया, 10 दिन में ही वेरीफाई हो गया, तो ज़बरदस्ती 30 डेज करने हैं, 30 डेज तो मैक्सिमम है। वेरीफाई हो गया लेकिन कोई और डिफेक्ट नज़र आ गया तो फिर आपको भी नोटिस मिलेगा REG 3 में, फिर आपके भी टाइम 7 डेज है, 7 डेज में इसको ठीक कर लो। फिर जब आप ठीक करके दे दोगे हम भी आपको 7 डेज में या तो जवाब दे देंगे या सर्टिफिकेट दे देंगे, दोनों में से। तो फिर दोनों का सेम प्रोसीजर हो जाएगा। स्टार्टिंग में 30 डेज है। तो ये बात अगर आप पहले याद कर लोगे फिर हम थ्योरी में रीड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना थ्योरी तो इसकी GST की काफ़ी जगह इतनी कन्फ्यूजिंग है। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातें हैं वो छोड़ दो, लेकिन हम तो छोड़ दें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में बहुत बार वो जरा सी बात जिसको सोच भी नहीं सकते वो पूछी हुई है, मेन बातें सारी हटा दी। लेकिन वंस अगेन 2, 4, 5 नंबर का उसको बॉदर ही ना करो। लेकिन हमने तो खैर पूरा पूरा दिया है, क्योंकि होता क्या जैसे 5 नंबर का भी है, कोई वैल्यू नहीं 5 नंबर की, लेकिन कोई ना कोई स्टूडेंट कह देगा सर वो पेपर आप ना सारा करवाया था, सर आपने 5 नंबर का नहीं करवाया था। वो सेंटेंस हम नहीं सुनना चाहते, हमारे लिए बड़ी परेशानी है। तो हम कहेंगे भाई हमने तो वो भी करवाया था, आइए देख ले बुक के अंदर तेरे को दिखा देते हैं, कुछ भी चीज़ दिखा दो तुम जो क्वेश्चन पेपर में है और बुक में ना हो, कंप्लीट, इसलिए वो कवर किया हुआ है। तो वो सारे चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 चैप्टर में कुछ थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, एक रजिस्ट्रेशन वाले में ही है और एक थोड़ा सा एग्जामिशन वाले में थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, आप रीड करते हैं समझा। अच्छा एक मुझे ये भी बताना था आपको, UIN ये भी पहले बता देता हूँ, फिर पढ़ लेंगे बाद में। इसमें था ना जो हमने सेक्शन 25 अभी किया है, उसके लास्ट का देखो दोबारा फिर, ये देखिए पेज नंबर 116 116 पेज का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हम कंटिन्यू करें, इसका लास्ट में देखो सबसे एंड में क्या लिखा है, पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जरा इसका भी पूरा क्वेश्चन है, समझ लो, मैं फिर पूरा क्वेश्चन रीड करा दूँ आपको। देखिए अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, तो आपको पता ही है एम्बेसी क्या काम करती है। अमेरिका की इंडिया में, इंडिया की अमेरिका में एम्बेसी क्या काम करती है। एज ए स्टूडेंट आपके दिल में भी है मैं अमेरिका जाऊं, पता नहीं क्या प्रोसीजर है, पता नहीं कैसे जाऊं, तो इनकी एम्बेसी में जाइएगा, पूरा पूरा आपको गाइड करेंगे क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे आपको जाना है कैसे नहीं, सारे रूल्स रेगुलेशन स्टडी करके आई, प्रॉब्लम नहीं आई। बाद पहले आपको ध्यान है काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स गए थे और बाद में अमेरिका ने कहा ये तो इलीगल एंट्री है, इंडिया के अंदर एंटर कैसे किया आप। सबको इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिए पाँव के अंदर कि तुम कहीं भी घूमोगे हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, यू आर बेसिकली अ प्रिजनर बट वी आर नॉट कीपिंग यू इन द प्रिजन, वी आर अलाउइंग यू बट दिस टैग विल बी विद यू। उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, वो स्टूडेंट सारे गलती से वहाँ कुछ वायलेशन करके वहाँ चले गए थे। देखो आजकल एक नया कंसेप्ट भी आ गया ना प्रिजनर का, भाई उसको हथकड़ी पहनाओगे, जेल में रखोगे, उसके हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो टाइट कर देंगे, वो निकल नहीं सकता, हाथ कट के निकलेगा, वो ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, वो जहाँ भी जाएगा पुलिस को उसका पता है कहाँ है, तो उसको बता देंगे भाई तू नॉर्मल काम करता रहे, भागने की कोशिश करेगा तुझे फट पकड़ लेंगे, हमें इस बाउंड्री से बाहर निकलते इंटीमेशन आ जाएगी हमारे पास। तो वो काफ़ी कंट्रीज, वो बेसिकली एनिमल्स में लगाया जाता है ना, जो टाइगर है उसको छोड़ दिया फॉरेस्ट में, उसके ऊपर लगा देते हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कहाँ है क्या नहीं, वो इंसानों पे लगा दिया उन्होंने एनिमल वाला अमेरिका ने। तो इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया था उसको, उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, वायलेशन क्यों हुआ। तो एम्बेसी में जाके सारी बात पूछो, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, अच्छा रहेगा, कोई पेमेंट उनका नहीं होगा, नॉमिनल सा होगा। तो दे आर बेसिकली डूइंग वर्क फॉर अस, नॉट फॉर देम। और इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, बेसिकली डूइंग वर्क फॉर अमेरिका, नॉट फॉर अस। तो क्या इनसे टैक्स लें, इनका टैक्स माफ़ कर दिया है। अमेरिका ने कहा इंडियन एम्बेसी तुम्हारा माफ़ है, उन्होंने कहा चलो तुम्हारा माफ़ है, सारे कंट्रीज़ का आपस में एग्रीमेंट है, कोई किसी से टैक्स नहीं लेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा ये जो GST से पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स में प्रोविज़न था कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और ये किसी से टैक्स नहीं लेंगे,
ना लेना ना देना, एट पार विद SEZ। कि आप अपना काम करो, आप किसी से पैसा लोगे, टैक्स नहीं लेना, किसी से आप सामान खरीदोगे, वो आपको बिल देगा, टैक्स नहीं लेगा, एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ना लेना ना देना। अब हुआ क्या, अमेरिकन एम्बेसी से एक बंदा आया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदा, तो उसने कहा GST मैं नहीं दूंगा, मेरा एग्जम्प्ट है। तो उसको उन्होंने इनवॉइस बना दी, GST लिया नहीं, सामान दे दिया। 2 महीने बाद पता लगा अमेरिकन एम्बेसी ने कहा हमारे यहाँ से तो कोई गया ही नहीं, कौन था, कहाँ से आया, कौन ले गया सामान। तो गवर्नमेंट ने उस शॉपकीपर को पकड़ा। शॉपकीपर कहता है जी मैं क्या करूँ, मुझे उसने कहा था इंडियन एम्बेसी से आया, अमेरिकन एम्बेसी से आया हूँ, मुझे क्या पता, मैं कैसे वेरीफाई करूँ बताओ। तो हर जगह पूरे कंट्री में काम शुरू हो गया, किसी को सामान खरीदना कह दो जी मैं नेपाल की एम्बेसी से आया हूँ, मैं इसकी एम्बेसी से, जैसे लगते हो उसी की एम्बेसी बता दो कि जी इसकी एम्बेसी से आया हूँ। तो गवर्नमेंट ने फिर उसका GST में हल निकाला। वो हल ये निकाला, सारी एम्बेसी ये नंबर लो, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, और REG 1 आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा आपको, UIN नंबर मिलेगा। प्रोसीजर इज द सेम, ये नंबर लेना है। आधार ऑथेंटिकेशन आपका नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ है, ये नंबर आप ले लो। अब जब सामान खरीदने आओगे तो ये नंबर बताना। वो क्या करेंगे, इनवॉइस पे नंबर लिख देंगे और टैक्स आपसे रखवा लेंगे, टैक्स ले लेंगे और ये नंबर लिख लेंगे। और बाद में क्या करना, वो इनवॉइस आप गवर्नमेंट को सरेंडर कर देना और गवर्नमेंट से रिफंड ले लेना। तो अगर कोई और फेक पर्सन आएगा, वो UIN लिखवा भी दे मान लो, रिफंड कैसे मिलेगा, रिफंड तो अमेरिकन एम्बेसी के अकाउंट में जाएगा। अमेरिकन एम्बेसी सारी इनवॉइस विद UIN वाली उनकी सारी डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी क्वार्टरली बेसिस पर, और गवर्नमेंट टोटल करके GST उनके अकाउंट में डाल देगी। हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। तो एक बार टैक्स देना पड़ेगा, बाद में रिफंड हो जाएगा। और ये नंबर वो लेके रखेंगे, जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। इसका पूरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में रीड करवा दूंगा, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब लेट्स सी, एम्बेसी ने सर्विसेज दी एक स्टूडेंट को, किसी को भी, उन्होंने नॉमिनल सा पेमेंट चार्ज किया, तो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम चार्जिंग GST। उसमें हेराफेरी हो ही नहीं सकती, वो तो पेमेंट वही ले रहे हैं। तो जो एग्जेम्पशन वाली लिस्ट आएगी जिसमें लिखा हुआ है ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, उसमें आप नोटिस करना ये लिखा है अगर एम्बेसी किसी को सर्विसेज देगी तो उस पर GST नहीं है, और सर्विसेज लेगी इसके बारे में उस लिस्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो बात यहाँ है। लेने वाली बात रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है और देने वाली बात एग्जेम्पशन के चैप्टर में है। दोनों को मिला के पढ़ा जाए, ना लेंगे ना देंगे। वहाँ लिखा हुआ लेंगे नहीं, तो वहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई हमें तो क्लास में बताया था ना लेना देना, फिर यहाँ तो लिखा नहीं लेंगे, ये भी तो लिखा नहीं देंगे। देंगे एक बार, फिर लेंगे थ्रू दिस प्रोसेस। तो आप याद रखना, एम्बेसी के बारे में कोई पूछे, आप कहोगे ना लेना ना देना, बट प्रोसीजर इज दिस, एक बार देना पड़ेगा। और ये नंबर हेल्प करेगा, पता लग जाएगा। हर एम्बेसी को अलग अलग नंबर अलॉट होगा और उस एम्बेसी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब जरा प्रोसीजर को थोड़ा रीड करते हैं। देखिए, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, बीच में थोड़ा सा सेक्शन 26 है कि भाई अगर आपने स्टेट में अप्लाई कर दिया, सेंटर IGST में ऑटोमेटिकली हो। इफ एनी पर्सन टेक रजिस्ट्रेशन एनी स्टेट ड्यूटी shall be deemed to be registered in CGST IGST Act also. Similarly, any rejection, अगर स्टेट में रिजेक्ट हुआ तो समझो सेंटर और IGST में भी रिजेक्ट हो गया। तीनों का प्रोसीजर सेम है, एक ही बार में 3 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे या एक ही बार में तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी इज द सेम। GST नेटवर्क ये सारा काम करेगा। एक बार रीड करके देखिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? 26 कह रहा है, पहले क्या होता था, देखो पहले एक एप्लीकेशन में एक्साइज डिपार्टमेंट में लगाऊंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक में सेल टैक्स कह लो या वैट कह लो, ये मैं स्टेट गवर्नमेंट में लगाऊंगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इधर अलग
चक्कर लगाऊंगा, इधर अलग चक्कर लगाऊंगा, इसका अलग पैसा लेंगे, इसका अलग, परेशान इधर करेंगे, इधर करेंगे। अब वो कह रहे हैं आपको किसी भी गवर्नमेंट से डील नहीं करना, आपको जीएसटी नेटवर्क से डील करना है। नेटवर्क आपसे सारे कागज़ पूरे करके एप्लीकेशन को आगे दे देगा, सेंटर को, स्टेट को, और दोनों के ऑफिसर से परमिशन ले लेगा, परमिशन लेके आपको पास ऑन कर देगा। ये बीच के अंदर है, परमिशन तो वो ऑफिसर ही देंगे, ये नहीं दे सकते। हमें नज़र ये आ रहा है ये सब कुछ यही कर रहे हैं, वो फटाफट आगे से लेके पेड़ लेके। और जो मैं 3 दिन या 7 दिन की बात कह रहा हूँ वो है ही नहीं। इट टेक्स हार्डली 2 आवर 3 आवर टू गेट रजिस्ट्रेशन। इधर से अप्लाई करो, उधर से इमीडिएट नंबर है, इधर से पार्ट ए भरते ही चेक कर लो OTP आया हुआ आता है, और उधर से जैसे सबमिट करेंगे TRN आ जाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। पार्ट बी भरो, कोई कमी नहीं है, सर्टिफिकेट बड़ा क्विक फास्ट चलता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट देखिए। अब देखिए मुझे फॉर्म भरना कौन सा, REG 1, इन जनरल REG 1 है, लेकिन कुछ लोगों के स्पेशल फॉर्म है, डिफरेंट पर्सनस के, वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जनरल याद करना है। फिर भी यहाँ कुछ लिख दिया मैंने, लेट्स सी क्या लिखा है। देखो इन जनरल REG 1 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रैकेट में लिखा नोट कवर्ड इन सिलेबस, इसका भी REG 1 है। रजिस्टर्ड पर्सन डायरेक्टिंग एसेट सोर्स नोट कवर्ड इन सिलेबस, इसका REG 7 है। रजिस्टर्ड पर्सन कलेक्टिंग टैक्स 52 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अमेजोन वगैरह, इनका REG 7 है। रजिस्ट्रेशन नॉन रेजिडेंट टैक्सेड पर्सन, इसका REG 9 है। रजिस्ट्रेशन एज OIDR, इसका REG 10 है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये भरेंगे REG 13। प्रोसेस लगभग वही है, फॉर्म थोड़ा मॉडिफाइड है। और कैजुअल टैक्सेड पर्सन, अदर पर्सन, ये भरेंगे REG 1, और बाकी इन जनरल सब भरेंगे REG 1। एक नज़र इस पर भी लगा लो आप। देखो अब जो पार्ट सिलेबस में नहीं है, बेशक ना हो, थोड़ा दिल में आपके जरूर आएगा कि कुछ सर हमें इसके बारे में बता दो, जिस सिलेबस में तो नहीं है, ये है क्या। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD क्या होता है। देखो स्टेट बैंक की ब्रांचेज हैं 1000, रियल काम तो इन ब्रांचेज में चलता है, इनको कंट्रोल करता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस पब्लिक से डील नहीं करता, पब्लिक से डील करे। आउटपुट सर्विसेज पब्लिक को कौन देंगी, ये ब्रांचेज देंगी, हेड ऑफिस कोई आउटपुट सर्विस नहीं देगा। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट करना था तो हेड ऑफिस ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट करवाया, सारी ब्रांचेज का इकट्ठा बिल आया, उसके ऊपर GST लगा था, उसका 10 लाख का टेस्टेड ले लिया। लेकिन टेस्टेड हेड ऑफिस के काम ही नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट टैक्स हेड ऑफिस का है ही नहीं, आउटपुट टैक्स इन ब्रांचेज का है। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि वो कहते थे जी ITC हमारे पास है, आउटपुट इनके पास है, ITC गवर्नमेंट से एडजस्ट नहीं करने देंगे, वो इनका थोड़ा, वो तो आपका है। फिर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि हेड ऑफिस तुम्हारा नाम होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और तुम इस इनपुट एस्टेट को अपनी ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका एक लेंथी प्रोसीजर है, उससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा एज एन ISD, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसका नाम क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये नाम इनफैक्ट GST से पहले सर्विस टैक्स में था, ये नाम वही रख दिया उन्होंने। नाम इसका गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। जब सर्विस टैक्स में था हम कहते थे तब भी गलत है, इसका नाम क्या होना था, इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। जो ITC है उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस के थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तो इनपुट टैक्स के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो नाम क्या होना चाहिए था, इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ये नाम होना चाहिए था। जब GST में आया तो नाम क्या होना चाहिए था, इनपुट GST, और अगर पूरा बोला जाए तो इनपुट GST टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर या इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन नाम क्या रखा, इनपुट। तो आप समझ जाना ये सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर है, बट नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस। इनका फॉर्म ये रहेगा। इसके बाद और कौन आ रहा है, पर्सन डायरेक्टिंग टैक्स। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 51, 52 सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा TDS का पार्ट है 51 में, थोड़ा TCS का पार्ट है 52 में, और TCS वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था।
एग्जाम्पल लेकर के अमेजोन वाला, TCS का पूरा पार्ट, तो ये TDS और TCS का पार्ट है, इनके नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात ऑलरेडी हमने कर ली थी, और OIDR में बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन एज OIDR। OIDR भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रेफरेंस OIDR का आएगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका। आपने एक साइट से मूवी डाउनलोड की, अमेरिकन कोई साइट थी, उसका पेमेंट किया आपने $20 का, तो आप बताओ GST बनता कि नहीं बनता? वो नहीं लेगा GST, वो कहेगा मैं तो इंडिया के बाहर बैठा हूँ, एंड गवर्नमेंट से हमें GST चाहिए। तो ऑनलाइन चाहे आप कुछ डाउनलोड कर लो, या ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन ले लो, या कोई डेटाबेस है, पासवर्ड दिया, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, या रिट्राइवल डाउनलोड की सर्विसेज है, तो वो पर्सन जो ये सारी सर्विसेज देता है, यूट्यूब की बात कर लो या फेसबुक की बात कर लो, ये सब यही तो है। वही जिसको हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में कहा था, हैविंग स्पेशल इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, उसी का GST में नाम ये रहा। अगर मुझे किसी से ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो कह रहा है जी पेमेंट लगेगी, इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे आपको, या मैंने कहा जी आपका डेटाबेस है, मुझे पासवर्ड दो, मैं एक्सेस करके उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, आपका जो मटेरियल है, या रिट्राइवल मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, तो इन सब के चार्जेस लगेंगे, एंड गवर्नमेंट से हमें सब पे टैक्स चाहिए। टैक्स कौन देगा? हमने कहा था भाई अगर आप इंडिया के बाहर से सब्जी लोगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। फिर एक बात ये भी डिस्कस की थी कि रिवर्स चार्ज में जिसको भी टैक्स दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करके देखो, आपने कोई गेम डाउनलोड किया, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, $10 का पेमेंट किया है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ GST के अंदर, REG 1 भरो। बताओ ये पॉसिबल है क्या? पूरा इंडिया लाइन में लग जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाउनलोड तो हर कोई करेगा, करोड़ों की फिगर है जो डाउनलोड करने वाली है। तो गवर्नमेंट ने कहा वो जो हमने लगाया था ना रिवर्स चार्ज, वो इस वाले केस में नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई सर्विस अगर आप लोगे उस पर लगेगा। OIDR को हमने छोड़ दिया। अगर हमने छोड़ दिया लेकिन करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया, $10 भी दिया, 1 करोड़ इंटू 10, देख लो कितना हो गया। तो इस ह्यूज अमाउंट पे GST का छोड़ दें तो हम इसको पकड़ लेंगे कि भाई इंडिया में आ जाओ, ऑफिस खोल लो यहाँ और रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये फॉर्म भरो, ये वाला, वरना ब्लॉक कर देंगे, तुम्हें कोई सर्विस इंडिया में देनी पड़ेगी, देने देंगे। तो इन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इन सब को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा, अपना ऑफिस खोलो, रिप्रेजेंटेटिव लगाओ, जो मर्जी लगाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ, और सबसे टैक्स चार्ज करो। यानी अब हम जो भी डाउनलोड करेंगे सबसे टैक्स लेंगे और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। तो OIDR का मीनिंग ये है, नोट कवर्ड इन सिलेबस, फिर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत रेफरेंस बाद में भी आएगा, 2-3 जगह पे इसका रेफरेंस आएगा, तो आप ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, हम मतलब यूट्यूब की बात कर रहे हैं, मान लो यूट्यूब के ऊपर मैं ऐड दे रहा हूँ अपनी, वो तो बैठे हुए अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दे आर अर्निंग मनी, या मैं कुछ और फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो सब कवर्ड है इसी में, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, OIDR। चलो अब इस पर भी नज़र लगा लो, कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है। हमें याद बस REG 1 का ही रखना है, बाकी तो जस्ट देख लो एक बार। अब देखो एक्चुअल प्रोसीजर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। एवरी पर्सन बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पार्ट A फॉर्म GST 1 ऑन कॉमन पोर्टल। परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम डेटाबेस मेंटेन्ड बाय CBDT के पास डेटाबेस है, उससे कनेक्ट करके वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर पे अलग OTP आएगा, मेल ID पे अलग OTP आएगा। जब सब वेरीफाई हो जाएगा तो TRN आएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसका रेफरेंस देके भरेंगे पार्ट B। तो इतना पार्ट रीड करो।
अब देखो जब टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाएगा फिर भरेंगे पार्ट बी। सब रूल 4 में देखो यूजिंग द TRN रेफरेंस नंबर लिख के एप्लीकेंट सबमिट एप्लीकेशन पार्ट बी REG1 ड्यूली साइंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड कोड। जिस भी सिस्टम से सिग्नेचर वेरीफाई होंगे आपके केस में उसी सिस्टम से डिजिटल सिग्नेचर है या जो भी सिस्टम है। एलोंग विद डॉक्यूमेंट आपको प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कन्वेंस डीड, रेंट डीड वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट जो है सब उसके साथ लगाने हैं। वेयर एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड 2560 वालों को छोड़ दिया है, बाकियों के लिए ऑप्शन दी जाएगी आप आधार ऑप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऑप्ट फॉर एप्लीकेशन आधार नंबर इनिशियल वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर सब रूल 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 20 यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ है। अंडर ऑथेंटिकेटेड आधार नंबर एंड डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन सच शैल बी डेट ऑफ ऑथेंटिकेटेड आधार नंबर। आप जब एप्लीकेशन देंगे आपने ऑप्ट किया है, न्यू टैब बीच में आ गया है ऑप्टिंग फॉर आधार नंबर, तो आप जब आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा तो वो डेट आपकी एप्लीकेशन की मानी जाएगी और 15 डेज मैक्सिमम 15 डेज का टाइम होता है, वरना फिर वो गायब हो जाएगा, दोबारा भरना पड़ेगा। फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन पार्ट बी अंडर सब रूल 1 विच हैव अर्लियर। तो यहाँ से फिर 7 डेज में मिलेगा, 7 डेज की बात आगे आएगी और जो ऑप्ट नहीं करेगा उसकी ओरिजिनल डेट से 30 डेज में मिलेगा। अब इसके ऊपर भी नया सिस्टम आ गया है, ये जो मैं बता रहा हूँ न्यू सिस्टम, अब न्यू के ऊपर न्यू आ गया है। न्यू के ऊपर न्यू आया है 84A में, लेकिन ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। देखो बॉक्स में क्या लिखा, न्यू रूल येट टू बी नोटिफाइड। गवर्नमेंट से अभी हमने नोटिफाई नहीं किया इसको। एवरी एप्लीकेशन रूल 4 शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन टेकिंग फोटोग्राफ अनलेस एग्जेम्प्टेड अंडर 6D if he has opted authentication आधार नंबर taking biometric information photograph verification of such other KYC document as notified unless the applicant is exempted under 6D of section 25 he has opted to get आधार नंबर। ये जो ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया ना बॉक्स, ये नीचे तक है, जहाँ नीचे 5 लिखा हुआ ना, 5 के ऊपर का सारा पार्ट बॉक्स में डाल लो, 5 के ऊपर का सारा पार्ट मैं रीड कर रहा हूँ वहाँ तक। ऑफ द एप्लीकेंट विद द इंडिविजुअल और सच इंडिविजुअल रिलेशन टू द एप्लीकेंट as notified under subsection 6C of section 25 where to note individual with the verification of the original copy of document uploaded with the application in GSTR REG1 at the time of one of the facilitation centers notified by the commissioner for this sub-rule. Application shall be deemed to be complete only after the process laid down sub-rule। यहाँ तक बॉक्स में डाल लो, ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये तो जस्ट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, है क्या अभी बता रहा हूँ, यहाँ तक एक बार बॉक्स में डाल दो। ठीक है, बॉक्स कंप्लीट हो गया ना, अब सुन लीजिएगा। देखो बॉक्स कंप्लीट करके अब सुनिए। पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा, आधार की क्या जरूरत है, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया काफ़ी है, किसी की हिम्मत थोड़ा गड़बड़ कर लेंगे। जब गड़बड़ की तो गवर्नमेंट ने कहा आधार नंबर ले लो, वेरिफिकेशन क्या करना है, नंबर लिख दिया काफ़ी है। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं ये तो वेरीफाई कराओ जी, कोई किसी का आधार लिख के चला जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कहा बेकार है। अब जैसे हम आधार बनवाने के लिए सेंटर पे गए थे, सभी गए हैं, सबको पता है, ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पूरे इंडिया में गवर्नमेंट सेंटर बनाएगी, बनने में लग जाएंगे 5 साल। लिख तो दिया है, ये नोटिफाई कैसे होएगा, पूरे इंडिया में बनाओगे कैसे। उसका नाम क्या रखा है, फैसिलिटेशन सेंटर। वो फैसिलिटेशन सेंटर पहले पूरे इंडिया में बनेंगे, वहाँ सारा ये प्रोसेस होगा, वहाँ बायोमेट्रिक्स अलग से कैप्चर करेंगे, फोटोग्राफ होगा, ये होगा, वहाँ बिठाएंगे बंदे को और अपने सामने पर्सनली उसको चेक करेंगे, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये पूरे इंडिया के अंदर फैसिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी होगी, जैसे आधार के बने हुए हैं। तो ये डिक्लेयर किए कि तो 6 महीने हो गए हैं, लिखा येट टू बी नोटिफाइड, तो मान के चलो साल 2 साल तो कोई स्कोप इसका है नहीं, बाकी कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस बॉक्स वाले को एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, रफली रीड करो, छोड़ दो इसको, रीड कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद वो प्रोसीजर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया था, मैं दोबारा फिर बताता हूँ, फिर आप आराम से रीड कर लेना। मैंने पार्ट ए वैलिडेट मेरा हो गया है, फिर मेरे पास क्या आया,
TRN, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, मेरी मेल के ऊपर आ जाएगा। इसका रेफरेंस दे के मैंने पार्ट बी भर दिया। पार्ट बी भरने के बाद दो कैटेगरी बना दी, ऑथेंटिकेट करवाओगे, ऑथेंटिकेट नहीं करवाओगे। ऑथेंटिकेट करवाओगे तो जिस दिन ऑथेंटिकेट करवाओगे वहाँ से 7 दिन, ऑथेंटिकेट नहीं करवाओगे जिस दिन एप्लीकेशन दिया है वहाँ से 30 डेज। ठीक है। इन आइदर केस अगर कोई कमी, अच्छा जब ये एप्लीकेशन GSTR पार्ट बी में जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा REG 2 में, दोनों केस में एक्नॉलेजमेंट आएगा कि जी आपकी एप्लीकेशन आ गई है। अगर कोई कमी निकली तो यहाँ से 7 दिन में सर्टिफिकेट की बजाय 7 दिन में REG 3 आएगा जो उसमें कोई डिफेक्ट बता देगा। यहाँ से 30 डेज के अंदर REG 3 आएगा जो कोई डिफेक्ट बता देगा, नहीं तो सर्टिफिकेट आएगा, या तो वो आएगा या ये आएगा। फिर जिस दिन ये आया है उससे 7 दिन में REG 4 भर के डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई कर दिया तो जिस दिन रेक्टिफाई किया उसके अगले 7 डेज में सर्टिफिकेट आएगा। रेक्टिफाई नहीं किया REG 5 में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आगे ये लिखा हुआ है, तो आप पहले माइंड में सेट करो, फिर लिखा हुआ फटाफट समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें देख लो क्या सिस्टम है, तो देख लो। एप्लीकेशन मैंने भरी 1 जुलाई, 5 जुलाई को मैंने आधार ऑथेंटिकेट करवाया, तो डेट क्या बन जाएगी 5 जुलाई। कोई कमी मेरी एप्लीकेशन में नहीं है तो विदिन 7 डेज सर्टिफिकेट आ जाएगा। कोई कमी थी तो विदिन 7 डेज डिफेक्ट बताएंगे REG 3 में। लेट्स सी 10 तारीख को डिफेक्ट बताया, 7 दिन का टाइम मेरे पास है, 17 तक रिप्लाई कर सकता हूँ रेक्टिफाई। 16 को मैंने रेक्टिफाई कर दिया, 7 डेज में सर्टिफिकेट आ जाएगा। 7 दिन निकल के रेक्टिफाई नहीं किया, REG 5 में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। 30 डेज वाले में आ जाओ। मैंने ऑप्ट ही नहीं किया आधार, 25/6D में मेरा है ही नहीं, मेरे पास आधार ही नहीं है, या है मेरे पास, मैंने ऑप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता उसमें कुछ डिफेक्ट है, कोई भी कारण है। तो विदिन 30 डेज वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी भी हम आपके बाउंड्री, आपकी प्रेमिसेस को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, कोई डिफेक्ट नहीं है, सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैक्सिमम जिस दिन एप्लीकेशन दी थी 30 डेज के अंदर अंदर सब काम हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, फिर भी कोई डिफेक्ट निकल गया तो REG 3 में डिफेक्ट आएगा। 7 दिन में ठीक कर दो, ठीक कर दिया, जिस दिन ठीक किया वहाँ से 7 दिन में सर्टिफिकेट आ जाएगा। 7 दिन निकल के REG 5 में रिजेक्ट हो जाएगा, यानी बाद में प्रोसीजर दोनों का सेम हो जाएगा। लेट्स सी, फर्स्ट केस में मैंने रेक्टिफाई कर दिया, 7 दिन में आना था, आया ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, देन आई एम ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड। 30 डेज निकल गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड। रीड कर लेते हैं। अब इसी बात को इन्होंने लंबा लंबा करके लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल रूल 9, द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर हू शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन, appending documents which are found to be in order, approve the grant of registration within a period of 7 working days। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट करवाया है, नहीं करवाया तो 30 डेज। प्रोवाइडेड वेयर ए पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड 25/6D फेज टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एज स्पेसिफाइड सब रूल 4A रूल 8 और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन आधार नंबर, द प्रॉपर विद द अप्रूवल ऑफ एन अथॉराइज्ड ऑफिसर बाय द कमिश्नर नोट बिलो रेजिस्टर्ड डीम इट फिट नेसेसरी कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन प्लेस का होगा। एंड रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड, 7 डेज नहीं होगा, आपके डेज रहेंगे 30 डेज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो ऑथेंटिकेट नहीं करवाएगा उसके 30 डेज है और जो ऑथेंटिकेट करवाएगा उसके 7 डेज है। विद इन 30 डेज, उसके 7 इसके 30। ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, सारा काम करके 30 डेज के अंदर अंदर हम दे देंगे। कोई कमी होगी तो हम आपको बताएंगे, फिर 7 डेज का टाइम देंगे। इन द प्रेजेंट हेड पर्सन द मैनर प्रोवाइडेड रूल 25 एंड वेरिफिकेशन सच डॉक्यूमेंट एज द प्रोपोज्ड डीम फिट वेयर एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड डेफिशिएंट। कोई कमी है, दोनों में से किसी भी केस में REG 3 में नोटिस आएगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेट रूल or where the proposal requires any clarification with regard to information provided in the application or document forthwith may issue notice। कोई कमी होने पर नोटिस आएगा REG 3 में विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 डेज जो ऑथेंटिकेट करवाएंगे,
30 डेज जो नहीं करवाएंगे। वर्किंग डेज फॉर डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेंट शैल फर्निश सच क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन REG R4 विद इन पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फॉर डेट इसे। और जो ऑथेंटिकेट नहीं करवाएगा उसके 30 डेज हैं, वो अब लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड वेयर, या 30 डेज वाला है। प्रोवाइड वेयर पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड दिस फेज टू अंडरगो द प्रोसेस विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉराइज्ड कमिश्नर वी कैरी आउट दिस। और फिर अगली लाइन में लिखा है, देखो यहाँ पे था नोटिस इन फॉर्म GST REG 3 मे बी इशूड, अब अंडरलाइन कर लो, नोट लेटर देन 30 डेज। ऑथेंटिकेशन वाले का जो भी कमी है 7 डेज में, ऑथेंटिकेट ना करवाने वाले का जो भी कमी है 30 डेज में। और जब हम कमी बता देंगे उसके बाद दोनों के 7 डेज है ठीक करने के लिए, दोनों का सेम पीरियड है 7 डेज ठीक करने के लिए। 7 डेज में नहीं बताया उसके बाद दोनों का रिजेक्ट हो सकता है। बता दिया तो जिस दिन बताया उसके अगले 7 डेज में दोनों के लिए सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस दिस सब रूल द एक्सप्रेशन क्लैरिफिकेशन इंक्लूड मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी कमी हो ये लिखा है। डिक्लेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन परमानेंट अकाउंट नंबर स्टेट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डिक्लेयर्ड इन पार्ट A फॉर्म GST REG 1 वेयर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन। जब आप REG 3 की डिफेक्ट को REG 4 के थ्रू ठीक कर देंगे तो 7 डेज में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये आगे लिखा है। वेयर प्रॉपर सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट ही मे अप्रूव द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट विद इन 7 वर्किंग डेज। जिस दिन आप ठीक कर देंगे REG 4 में उसके 7 डेज में हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। नहीं दिया तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड समझना। 4th पॉइंट में वो कह रहे हैं अगर ठीक नहीं किया तो हम फिर रिजेक्ट भी कर देंगे REG 5 में। We are no reply furnished by the applicant response notice issued under sub rule 2 where the professional not satisfied with the clarification information document furnished he may for reason to be recorded and reject the application। आप ठीक नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, साइलेंट है, 7 डेज निकल के रिजेक्ट हो जाएगी, नई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और अगर हम साइलेंट हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड है, ये इसमें आगे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन ग्रांट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड इफ वी आर साइलेंट देन यू आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड विद इन पीरियड ऑफ 7 वर्किंग फॉर डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन केस। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट करवाया था, ऑथेंटिकेट के 7 दिन तक हमने आपको कुछ नहीं कहा तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है। B पार्ट में अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाया 30 डेज तक हम आपको कुछ नहीं कहते, आप रजिस्टर्ड है। C पार्ट में कोई कमी थी आपने ठीक कर दी, 7 डेज तक हम आपको कुछ नहीं कहते, आप रजिस्टर्ड हैं। अब आप इसको आराम से रीड करते रहिए। अब देखो इससे मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के दिखाता हूँ आपको। आपका क्लाइंट है, एप्लीकेशन फॉर जुलाई 22, आधार ऑथेंटिकेट, लेट सी 5 जुलाई 22, 7 दिन 12 जुलाई 22, कोई इंटीमेशन आपके पास नहीं आई। आपका क्लाइंट पूछ रहा क्या हुआ, बताओ आप क्लाइंट को क्या कहोगे? कोई एक स्टूडेंट यहाँ के बताए। हाँ जी, आ जाओ। देखो थ्योरी में जो हम पढ़ रहे हैं ना बड़ा आसान है पढ़ना, रियल लाइफ में क्लाइंट को फेस करना बड़ा मुश्किल है। आप देखना अभी कितनी प्रॉब्लम आएगी। सब 19 तक वेट करने को बोलेगा कि 19 तक इंटीमेशन आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो तुम उसके बाद डीम्ड रजिस्टर्ड माने जाओगे। हाँ तो 19 के बाद वो डीम्ड रजिस्टर्ड। 5 को ऑथेंटिकेट करवाया ना तो 7 दिन का टाइम है, 12 तक आई नहीं। अच्छा हाँ 12 के बाद हो जाएगा डीम्ड रजिस्टर। आप क्या कहोगे अपने क्लाइंट को? सर क्योंकि नोटिस हम पे REG 06 का फॉर्म नहीं आया तो आप डीम्ड रजिस्टर माने जाओगे अंडर सेक्शन। देखो इन्होंने कह दिया ना आप रजिस्टर्ड माने जाओगे, सभी यही कहेंगे। अब मैं हूँ क्लाइंट, सुन लो मेरी बात जी, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आया, मैं टैक्स ले लूँ क्या लोगों से? बोलो क्या कहोगे? हाँ ले लो, हाँ ले लो। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के टैक्स ले लूँ? वो तो सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। लेट्स सी क्लाइंट को पता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप टैक्स, या मेरी तरफ से बीच में से नया क्वेश्चन ले लो
जी क्या कह रहे हो, मरवाओगे मुझे? किस बात के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? सेक्शन 32 में साफ साफ लिख रखा है बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स नहीं ले सकते, और 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी उसके अंदर है। बिना अथॉरिटी के टैक्स से ले लिया। दो जवाब। आप कहना मैं तो नई प्रैक्टिस स्टार्ट किया अभी। देखो आपके सामने है भाई, किसकी हिम्मत है जो डीम्ड रजिस्टर डिक्लेयर कर देगा? ये तो गवर्नमेंट की कहने की बात है। आप बताओ बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के हम मांग कैसे लेंगे, और सामने वाला दे कैसे देगा? वो कहेगा भैया ये इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है तुम्हारा? फ्रॉड कर रहे हो पब्लिक से और गवर्नमेंट दोनों से। पब्लिक से क्यों अथॉरिटी नहीं है, और गवर्नमेंट से क्यों? गवर्नमेंट से हमने तो तुम्हें अथॉराइज नहीं किया। यानी ये सिर्फ कहने की बात है, क्लाइंट को ये बिल्कुल नहीं बोलना। ये सिर्फ फालतू की बात है, क्लासरूम की है। क्लाइंट को नहीं कहना कि यू आर रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होती। तो उसे हमारा कहने में क्या जा रहा है, हम वो दिन आने नहीं देंगे, इम्पॉसिबल है। सेम डेट में आएगा सर्टिफिकेट, और नहीं आया तो सेंड ए रिमाइंडर, अगेन सेंड ए रिमाइंडर, आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, रियल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। तो ये पार्ट है कहाँ का, या तो इंटरव्यू का समझ लो या अंडरस्टैंडिंग का समझ लो, कि भाई जो लिखा था बता दिया हमने, सोच के देखो कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। और वो क्लाइंट किसी हालत में चार्ज नहीं करेगा। चार्ज करके कहाँ रखेगा? डिपॉजिट कैसे करेगा? PMT 06 डिमांड कैसे करेगा जब तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो? वो आएगा ही नहीं, वहाँ डिमांड करके देख लो PMT 06, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा ही नहीं आएगा, और जो रजिस्टर्ड होता है उसका लिखा आता है। तो मतलब ये सिर्फ कहने की, जैसे हम कहते नहीं अरे मेरी बात तू मान, अगर तेरा कोई नुकसान हो गया मैं जिम्मेवार हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये सब कहने के लिए है। तो ये है नहीं। तो किसी क्लाइंट को ही नहीं बताना कि डीम्ड रजिस्टर्ड, ये हमारी आपकी आपस की बात। ठीक है, चलो और देखो डाउट इसमें। वो ये सिचुएशन आती नहीं है, गवर्नमेंट ने पता क्यों कहा? गवर्नमेंट से जो सिचुएशन कभी आती नहीं है, डरने की क्या बात है? और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कलेक्ट कर नहीं सकता। देखो डाउट्स यहाँ तक, ठीक है। अब देखो सर्टिफिकेट हमारा चल पड़ा वहाँ से। इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10 कौन से फॉर्म में आएगा? REG 6। सर्टिफिकेट ग्रांटेड फ्रॉम REG 6 इफ सप्लायर मोर देन वन ब्रांच ट्रेडिंग विल गेट वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने एक ही अप्लाई किया तो एक एडिशनल कॉपी आएगी सबके लिए। All places specially mention the certificate. Supplier shall be allotted good service identification number. Will consist of पहले 2 कैरेक्टर स्टेट के, अगले 10 पैन के, 2 फिर एंटिटी कोड के, और 1 डिपार्टमेंट अपनी तरफ से निकालता है। अब ये रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से माना जाएगा? हमने ITC में डिस्कस किया था 30 डेज में अप्लाई करेंगे तो जिस दिन ये फिगर क्रॉस की थी, 30 डेज के बाद जिस दिन ये सर्टिफिकेट आया है, वॉलंटरी में जिस दिन सर्टिफिकेट आया है वही लिखा हुआ है यहाँ। If applicant submitted application within period of 30 days, he will be considered to be registered from the date on which he become liable to registration. And if application is given after 30 days, effective date shall be date of granting registration. आगे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, एक बार रीड करके देखिए यहाँ तक। अब यहाँ तक एक बार आप डाउट पहले पूछो। इतने पार्ट तक कोई किसी को डाउट पूछो, इतने पार्ट तक पहले किसी को डाउट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी एक कॉपी प्रेमिसेस में लगानी है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गुड सर्विस आइडेंटिफाइड नंबर ऑन द नेम बोर्ड रूल 18। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन डिस्प्ले सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड इन ए प्रोमिनेंट लोकेशन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एवरी रजिस्टर्ड डिस्प्लेज गुड सर्विस आइडेंटिफाइड नंबर ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर सेक्शन 32 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। पर्सन नॉट रजिस्टर्ड शैल नॉट कलेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई गुड सर्विसेज और बोथ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। देखो इतना पार्ट। हाँ प्लीज यहाँ तक एक बार इतने पार्ट तक इसको डाउट है बोलो। सर टर्नओवर से रिलेटेड डाउट था वो। सब टर्नओवर में इंट्रा स्टेट सेम पैन है तो वो इंक्लूड होगी, क्योंकि बुक में स्पेसिफिक इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, सेम पैन सप्लाईज। हाँ जी,
इंटरेस्ट रेट सप्लाईज है क्या करें? इंटरेस्ट रेट सप्लाईज करी है मेरी फर्म ने, तो क्या वो टर्नओवर में ऐड होगी किसी से? सेम ब्रांच में, मतलब स्टेट के अंदर। सर जैसे मेरी एक ही स्टेट में 2 ब्रांच है और मैंने सप्लाईज करे कुछ के, और सेम पैन है और दोनों रजिस्टर्ड है, सेम पैन है, तो वो टर्नओवर में ऐड होगी मेरी? क्योंकि सर बुक में स्पेसिफिकली इंटर लिखा है ना, तो वो बुक में टर्नओवर की डेफिनेशन में इंटर स्टेट लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी ब्रांच को सामान सप्लाई किया, सेम स्टेट के डिफरेंट स्टेट, और दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो साफ साफ लिखा तो हुआ था उसके अंदर कि अगर आपकी 2 ब्रांचेज हैं और आप 2 रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो दोनों को ऑल टुगेदर सेपरेट माना जाएगा। पार्टनर ने स्टडी तो किया था। और सप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। सारे प्रोविजन ऐसे लगेंगे जैसे कि आपने सप्लाई किसी और पर्सन को की है, तो टर्नओवर में तो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, टर्नओवर में तो आएगा ही। वो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है इंटर स्टेट का, वो लिखा है इंटर स्टेट है तो भी आएगा, ये नहीं लिखा ओनली इंटर स्टेट आएगा। उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया सब सप्लाई आएंगी, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर वाला इंटर स्टेट वाला भी आएगा, वो भी आएगा, सब आएंगे, वो भी आएगा। ये नहीं कि वही आएगा ये नहीं आएगा, ये सब तो आएंगे, वो भी आएंगे। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो आएंगे, अनरजिस्टर्ड है, स्टॉक ट्रांसफ़र है, नहीं आएंगे, और दूसरी स्टेट का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और देखो डाउट। अब आगे देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस एट टाइम रजिस्ट्रेशन। इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस एट रजिस्ट्रेशन, registered person is allowed to issue revised invoice for the invoice already issued from effective date of registration till the date of issuance of registration certificate. Further, revised invoice should be issued within 1 month from date of issuing of registration certificate. Registered person may issue a consolidated tax revised for all taxes supplies made to recipient who is not registered. Mr. A registered supplier has made supplies to unregistered recipient as given below. 60,000, number 2 40, number 3 70. Number 1 lakh, in this case, consolidated revised tax invoice can be issued for all supplies. In case of interstate supply, where the value of it supplied does not exceed 2 lakh 50,000 rupees, consolidated revised may be issued separately in respect of all the recipient located in the state who are not registered. तो एक बार रीड करो आप, फिर डिस्कस करें। देखिए अब इसका मीनिंग देखो आप क्या है। 3 सितंबर 22 40 लाख की फिगर मेरी क्रॉस कर गई। 12 सितंबर 22 REG1 भर के अप्लाई कर दिया। 20 सितंबर 22 सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया REG6। तो मैं रजिस्टर्ड कौन सी डेट से हूँ? कब से? 3rd, करेक्ट या नहीं? 3 सितंबर को 40 लाख क्रॉस किया, अप्लाई 12 सितंबर को किया है, सर्टिफिकेट 20 सितंबर को आया है। मैं रजिस्टर्ड कौन सी डेट से हूँ? 3rd सितंबर, यही है ना? या 12 सितंबर? कितने स्टूडेंट को लगता है 12 सितंबर? कितने स्टूडेंट लगता है 20 सितंबर? अब ये बताओ इस पीरियड में जो सप्लाई मैंने की है, मैंने जीएसटी चार्ज किया होगा कि नहीं? बताओ कितने स्टूडेंट को लगता है किया होगा? कितने स्टूडेंट लगता है नहीं किया होगा? क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं, नंबर ही नहीं है मेरे पास, कैसे चार्ज कर लूँगा मैं? नहीं किया। अब ये सर्टिफिकेट आया गवर्नमेंट से, तुम तो इस दिन से रजिस्टर्ड हो और नई इनवॉइस इशू करो, जितनी तुमने इस पीरियड में रिवाइज कर दो सबको। लेकिन ये नहीं लिखा रिवाइज कर दो और टैक्स चार्ज कर लो, आप लैंग्वेज पढ़ लेना। लेकिन वो अंडरस्टूड है नहीं तो रिवाइज क्या हुआ? वो इनवॉइस द्वारा फिर दे दी तो रिवाइज क्या हुआ?
वो ये कह रहे हैं टैक्स चार्ज कर लो, और इस पीरियड की रिटर्न भरो, कौन सी? फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40, इस पीरियड की फर्स्ट रिटर्न भर दो। फिर 20 तारीख के बाद GSTR 1 नॉर्मल चलेगी, था ना फर्स्ट रिटर्न वाला। अब ये तो कह दिया रिवाइज रिटर्न भर दो, नहीं रिवाइज इनवॉइस इशू कर दो, हमने भी सुन लिया। बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखो, सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ मैं, सर्विसेज 20 लाख मेरा क्रॉस किया। एक स्टूडेंट ने 4 सितंबर को एडमिशन करवाया मेरे पास, उन्होंने कहा सर फीस कितनी है? मैंने कहा 20,000। उन्होंने कहा GST, मैंने कहा कोई GST नहीं, क्योंकि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ। फिर रजिस्टर हो गया तो मैंने स्टूडेंट को फ़ोन किया 20 सितंबर को कि 3,600 रुपये लेके आओ। अब आप बताओ आप क्या जवाब दोगे? मतलब ऐसे ऐसे जवाब दोगे जो मैं सुन नहीं पाऊँगा। फिर हो सकता है कोई स्टूडेंट आए, वो कहे GST चाहिए, ये लो GST। कोई ऐसे भी GST में दे सकता है। तो ये लिख तो दिया, लिखने वाले ने सोचा नहीं कि क्या लिख दिया, दुनिया बनाने वाले ने सोचा नहीं दुनिया में क्या क्या बना दिया। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन सारे टीचर जोर शोर से समझा रहे हैं रिवाइज इशू करना है, और सारे बच्चे जोर शोर से कह रहे हैं यस। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मीनिंगलेस है, इसको कोई नहीं बोल रहा। आप यूट्यूब पे 100 टीचर के मिल जाएंगे, सुन के देख लेना, सब इसको बड़ा कंसंट्रेशन से समझाते हैं। समझ गए आप? यहाँ से यहाँ तक यू हैव टू इशू रिवाइज इनवॉइस, यस सर वी हैव टू इशू रिवाइज इनवॉइस। मीनिंग क्या बना? अच्छा रिवाइज इनवॉइस कौन सी इनवॉइस भाई? इनवॉइस बुक तो एक ही है, उसका सीरियल नंबर मैंने इशू किया ऐसे 22 से और 30 तक। और नई इनवॉइस बुक कौन सी है जिस पे रिवाइज लिखा हुआ है? और 31 नंबर वाले पे रिवाइज लिख के 22 नंबर कैसे बना दूँ उसका? भाई हमारी रसीद बुक तो एक ही है, 1 नंबर से लेके 2003 तक छपी हुई है। रिवाइज छपवाने का तो सिस्टम ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं हुआ यू शुड हैव 2 विल बुक्स एंड इन केस ऑफ रिवाइज यू कैन इशू फ्रॉम दैट। रिवाइज कहाँ से आएगी? उसी को काट काट के रिवाइज लिख दूँ तो कोई बात नहीं बनी। वो कह रहे हैं आपको कटिंग तो अलाउड नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलाउड है। तो इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, पढ़ लो आप जो लिखा है, उतना ही मीनिंग है। क्वेश्चन आए तो आप भी लिख देना। और अब जैसे मैं क्लास में बोल रहा हूँ ना आपको कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये यूट्यूब पे भी आएगा, अगर किसी को भी लगता है इसका मीनिंग है तो मुझे कमेंट कर दे। मैं 2017 से बोलता आ रहा हूँ हमेशा कि भाई जिसको लगता है कि मैंने गलत बोला कमेंट कर दे। एक भी कमेंट नहीं आएगा, आप खुद देख लेना, मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप 10 दिन बाद चेक करके देख लेना कोई कमेंट आया कि नहीं आया। कोई कह दे कि मैंने जो बोला गलत बोला है, कोई नहीं बोलता। लेकिन सब पढ़ाते हुए कोई ये बात नहीं करता, वो कहते जी हमें नहीं पता, जैसे लिखा है ना वैसे ही है। ठीक है, एनीवे मतलब आपको बात समझ में आ गई, अब आपको याद रहेगा। अच्छा एक बात और इसके अंदर है, रिवाइज इनवॉइस कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने ए को सामान बेचा, बी को, सी को, डी को, ई को, लेट्स सी 50-50 हज़ार का सामान सभी को बेचा। ये रजिस्टर्ड है जिसको सामान बेचा, इसकी तो अलग रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। इन सब की वो कह रहे एक ही बना दो। एक किसके नाम में बना दो ये नहीं लिखा हुआ, या तो लिख लो सन्ड्री बायर्स, या लिख दो ए बी सी एंड ई, इकट्ठे बना दो अगर अनरजिस्टर्ड है। क्या पर्पज़ है? गवर्नमेंट से तो टैक्स लेना है और इनको टैक्स क्रेडिट मिलना नहीं है, इनको अलग से इनवाइस दे के करोगे क्या? हमने आपसे टैक्स लेना है। आपके GSTR 1 के अंदर यानी फर्स्ट रिटर्न में आ जाएगा कि अनरजिस्टर्ड डीलर्स को जो सेल किया है, कंज्यूमर्स को जो सेल किया टोटल इतनी थी और टोटल टैक्स इतना था, वो टैक्स हम आपसे मांग लेंगे। इसको तो रेस्टेड लेना है, इसलिए इसके अलग इशू कर देना। अब लेट्स सी ये तो था 10% वाला और ये 3 थे 12% वाले, तो 10% वाले की अलग आएगी और 12% वाले की तीनों अलग आएंगी, बिकॉज वो लिखेंगे टोटल वैल्यू रेट और टैक्स, टोटल वैल्यू रेट और टैक्स, पता लग जाएगा कितना टैक्स है। तो ये रेट वाइज आएगी, यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन GSTR 1 के कॉलम देखो उसमें साफ लिखा हुआ है ऑल सेल टू अनरजिस्टर्ड डीलर रेट वाइज। क्योंकि फिर कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर आपने 10% और 20% वाले का टोटल कर दिया, हम कैसे वेरीफाई करेंगे भाई कितना टैक्स बनता है? और अगर इंटर स्टेट है तो स्टेट वाइज करो एंड रेट वाइज करो।
हरियाणा में 2 को बेचा 10% पे, 1 को बेचा 12, तो एक 10 वालों की 1 बन जाएगी, 12 वाले की 1। फिर पंजाब में ही बेचा 10 और 12, पंजाब वाले की अलग बनेगी, क्योंकि वो टैक्स हरियाणा को मिलेगा, वो टैक्स पंजाब को मिलेगा। और अगर इंटर स्टेट सेल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन की है, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा, उसको अलग रिपोर्ट करना। तो ये कॉलम GSTR 1 के अंदर है, उसमें से आधी बात इसमें लिखी है, आधी लिखी नहीं, लेकिन पूरी बात ये है, पूरी बात आप दोबारा समझ लो। जो हम GSTR 1 में रिपोर्ट करते हैं, यह इनवॉइस आपको कैसे इशू करनी है, हर रजिस्टर्ड पर्सन की सेपरेट होनी चाहिए। 2 रजिस्टर्ड पर्सन की कभी मिक्स नहीं हो सकती। अनरजिस्टर्ड की इकट्ठी कर दो, विद इन स्टेट की जितना मर्जी अमाउंट हो, चाहे 2.5 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन रेट वाइज। हर स्टेट की अलग अलग करो, अनरजिस्टर्ड की रेट वाइज एंड स्टेट वाइज। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, चाहे अनरजिस्टर्ड है, सेपरेट रिपोर्ट करो, अमाउंट इज टू मच। ग्रुप से अनरजिस्टर्ड पर्सन इतनी परचेज कैसे कर रहा है, इसमें कुछ डाउट है। डाउट क्या है कि उसकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर चुकी है और वो झूठ बोल रहा है, इतना हैवी सामान खरीद रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है, टर्नओवर तो 40 लाख क्या 1 करोड़ होगी, और कह रहा अपने आप को अनरजिस्टर्ड हूँ। अब रीड करके दे। देखो मैं आपसे पूछ के देखता हूं, मैंने रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया, सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, क्या कंसोलिडेशन कर सकता हूं या हर इंडिविजुअल इनवॉइस को रिपोर्ट करना पड़ेगा? हर इंडिविजुअल इनवॉइस को। क्यों? क्योंकि जो मैं सेलर हूं, जो बायर्स हैं, उनको क्या चाहिए? ITC, और उनकी मेरी GSTR 1 से उनकी GSTR 2 भी बनेगी, और उसमें सारी एंट्री जाएगी। मिला दिया तो जाएंगी कैसे एंट्री? उनके 2 भी बनने हैं, GSTR 2 भी कैसे बनेंगे? वो तो एक एक रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, दिल्ली में हो, दिल्ली में 1000 लोगों को। गवर्नमेंट से जो अलग अलग बता के क्या करोगे? हमें इकट्ठा बता दो। अगर रेट अलग है तो अलग अलग कर लो। अब मैंने 1000 स्टूडेंट से फीस ली, सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हैं, आप इसको रजिस्टर्ड नहीं, सबका रेट 18% है, तो मेरी एक एंट्री आएगी, सेल टू सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस, आगे रेट 18 दिस। हमारी स्टेटमेंट एक लाइन की जाती है, बाकी सब नील 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 नील, सारा नील से भरा हुआ है। एक एंट्री आती है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देते ही नहीं है। कभी कभी कोई स्टूडेंट आ जाता है कि सर मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो बेसिकली वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें क्या गड़बड़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट ने आके पूछा कि सर जो रिसिप्ट आप मुझे देंगे उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर लाया हूँ मैं, ये डाल देना। क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं तो उसके डिमांड करते हैं कि अपना भाई नंबर दे, हमें क्या पता तू रजिस्टर्ड है, हाउ डू वी नो, हम तो तुझे अनरजिस्टर्ड मानेंगे, नंबर लाओ। और नंबर जब लिखेंगे तो टैक्स क्रेडिट उसे तभी मिलेगा, हमारा नंबर भी है और उसका नंबर भी है, उनसे दोनों नंबर है, वेरीफाई होगा, इसने दिया इसने लिया, ले लो। तो वो नंबर किसका देता है? सर मेरे पापा चार्ट अकाउंटेंट है, ये उनका नंबर है। अब बताओ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ITC लेंगे, और फिर वो कहेगा कि सर मेरा नाम मत लिखना, नाम मैं लाया हूँ, ये वाला नाम लिख देना। किसका होगा? किसी एम्प्लॉय का होगा कि भी अपने एम्प्लॉय को हमने GST की ट्रेनिंग दिलवाई है, उसका पेमेंट था, ITC मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब अच्छी प्रैक्टिस है, जैसी प्रैक्टिस है, मतलब आप लोग भी कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, करना चाहो तो कर सकते हो। कोई ना कोई क्लेम करने वाला हो, किसी ना किसी बेस पे वो अपने एम्प्लॉय का नंबर लिखवाएंगे या अपने आर्टिकल का नंबर लिखवा देंगे कि भी उसको हमने कोचिंग दिलवाई थी, और टेस्टेड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक डाउट देखो, इतने पार्ट तक पहले किसी को डाउट? इसके साथ छोटा सा इलस्ट्रेशन है, अपने आप पढ़ो।
पेज 120 पर। इलस्ट्रेशन 1। हाँ भी डाउट से यहाँ तक जरा GSTR 1 दिखाता हूँ, उसमें कैसे रिपोर्टिंग होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि GSTR 1 के मेन कॉलम बताओ, डिटेल में नहीं, मेन, लेकिन मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। मेन कॉलम क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ 3-4 टेबल कैसे भरी जाती हैं। देखो पेज नंबर 505 पे आओ। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी टर्नओवर पिछले साल में कितनी थी, ताकि डिसाइड कर सके ये एनुअल क्वार्टरली का केस है या मंथली का केस है। फिर 1 2 3 तो छोड़ दो, है इन्फॉर्मेशन है। टेबल नंबर 4 से भरना शुरू करते हैं हम इसको। बेसिक इन्फॉर्मेशन 4 से है। अब टेबल 4 के 3 पार्ट है, 4A 4B 4C। टेबल नंबर 4 कह रही है आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग UIN होल्डर। आप सारे रजिस्टर्ड पर्सन की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देना, एक एक इनवाइस की। 4A टेबल देखो, सप्लाईज अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, वो 4B और 4C में है। ठीक है जी। इनवॉइस में आपको नंबर बताना है, डेट बतानी है, वैल्यू, रेट, अमाउंट और टैक्स। इसके बेस पर रिसिपिएंट का बनेगा 2B। 2B रिसिपिएंट का यहाँ से बनेगा। और अगर आपने ऐसी सप्लाई कर दी है जिसके ऊपर रिसिपिएंट टैक्स देगा रिवर्स चार्ज में, तो वो जरा आप हमें अलग से बता दो। और अगर आपने अमेजोन के थ्रू बेचा है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर TCS वाला, जरा वो भी हमें बता दो। ये रजिस्टर्ड वाले की है। रजिस्टर्ड वाले की एक एक इनवाइस ऐसे भरनी है। आपका क्लाइंट है, उसकी सारी इनवाइस पूरे महीने की आप अपलोड करोगे GSTR 1 में। टेबल 4 रजिस्टर्ड पर्सन को डील कर रही है, और टेबल 4 के 3 पार्ट है, 4A 4B 4C। स्पेस तो क्योंकि ऑनलाइन है, जितना मर्जी स्पेस जनरेट करते जाओ। फिर 5वीं टेबल कह रही है अब आप आउटवर्ड सप्लाई बताओ, इंटरस्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन की हैवी अमाउंट की, 2.5 लाख से ज़्यादा की, जबकि अनरजिस्टर्ड है, फिर भी एक एक बताना क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है। आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, और जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुई है वो 5B में बता दो। ये 5A में बता दो, 5B में बता दो। ठीक है। उसके बाद टेबल नंबर 6 में आ जाओ। सारी आउटवर्ड सप्लाई की टेबल है, अलग अलग कैटेगरी है आउटवर्ड सप्लाई की। टेबल नंबर 6 में आ जाओ। आप 0 रेटेड बताओ, जो आपने एक्सपोर्ट कर दी या जो आपने SCZ को दी है, या डीम्ड एक्सपोर्ट है, सामान इंडिया में ही है और पैसा फॉरेन करेंसी में आया है, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। उससे अगर आपने पैसा फॉरेन करेंसी में ले लिया, सामान बेशक इंडिया की इंडिया में डिलीवर हुआ हो, डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो आप 6A में एक्सपोर्ट बताओ, जो आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया है, एक एक इनवाइस की डिटेल बताओ। फिर आपने जो SCZ को, SCZ डेवलपर को सप्लाई किया, वो बताओ। और फिर जो डीम्ड एक्सपोर्ट है, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच इंडिया में है, हेड ऑफिस इंडिया में है, हेड ऑफिस से सामान खरीदवाया है और उनको कहा ब्रांच में डिलीवर कर दो विद इन इंडिया, लेकिन पेमेंट फॉरेन करेंसी में आया है, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब आओ अनरजिस्टर्ड का, टेबल नंबर 7 है। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। जो टेबल 5 में अनरजिस्टर्ड 2.5 लाख से ऊपर वाले रिपोर्ट कर चुके हो वो छोड़ दो, बचे हुए अनरजिस्टर्ड हमें रिपोर्ट कर दो। 7A इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसोलिडेटेड बताना है, लेकिन उसका टैक्स आपको हमें बताना है। 7A1 देखिए, 7A के 2 पार्ट हैं, 1 और 2। 7A1 क्या कह रहा है, कंसोलिडेटेड, आगे क्या लिखा देखो, रेट वाइज।
ये मैं आपको कह रहा था टोटल कर लो लेकिन रेट वाइज। टोटल करने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हर रेट का अलग है, रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अनरजिस्टर्ड का 7A2 आउट ऑफ सप्लाईज मेंशन्ड एट 7A1 जितना ई कॉमर्स ऑपरेटर को किया वो हमें अलग से बता दो। 7B वो कह रहा है इंटरस्टेट बताओ, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर वाले तो आप बता चुके हो, अप टू 2.5 लाख वाले बता दो। अब इसमें क्या होता है, स्टेट वाइज भी रहता है और रेट वाइज भी रहता है। 7B1 प्लेस ऑफ सप्लाई नेम ऑफ स्टेट, 7B2 आउट ऑफ सप्लाई, 7B1 सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हमेशा रेट वाइज रहेगा और स्टेट वाइज रहेगा। फिर कॉलम नंबर इसका टेबल नंबर 8 आती है, इसमें वो कह रहे हैं ऐसी सप्लाई जिस पे GST है ही नहीं, एग्जम्प्ट की हुई है। तो अभी आप सिर्फ टेबल नंबर 8 तक समझना, 9, 10, 11, 12, 13 छोड़ दो, टोटल 13 टेबल इसकी हैं, 13 टेबल टोटल हैं। अभी आप सिर्फ 8 तक समझना, 8 तक में डाउट होगा पूछना। देखिए अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंशन ब्रीफली व्हाट इज कंटेन्ड इन GSTR 1, तो हम कहेंगे इट इज अ डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ एवरी सप्लायर। देयर आर 13 टेबल्स। टेबल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज गिविंग अस द बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, ट्रेड नेम, GSTN, टर्नओवर एटसेट्रा। टेबल 4 is giving us detailed information for supply to the registered person, whether within state or outside states. It also includes detail for supply for which payment will be under reverse charge or through e-commerce operator. Table 5 includes detail of the supply to the unregistered person but interstate, फर्दर एक्सीडिंग इज सप्लाई 2.5 लाख, मतलब हैवी सप्लाई। इस तरह से ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देना। 8 टेबल मैंने बताई है 8 तक, उसके बाद बाकी बची टेबल भी बताऊंगा। जब थ्योरी में डिस्कस हो जाएगा तब पार्ट पे आएंगे हम कि उन टेबल के अंदर क्या है। 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 की 13 टेबल का ब्रीफली 2-2 सेंटेंस बता दे रहा हूँ। बस 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, बात बन जाएगी। 13 टेबल 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत है। तो अब ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हाँ प्लीज पेज नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 16। देखो मैंने UIN वाला पार्ट आपको क्लियर कर दिया था ना, तो क्वेश्चन को रीड भी कर लेते हैं आप। UIN वाला पार्ट जो था वो पूरा क्वेश्चन यहाँ है। एक्सप्लेन स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू नोटिफाइड इंटरनेशनल एजेंसीज as per section 25(9), certain agencies will be required to obtain unique identity number given below. An agency of United Nations organization, consulate or embassy of foreign countries, and their personal class of person notified by government, they will apply in form number REG 13 for obtaining a UIN. Person like goods services agency shall collect GST. Numbers so given shall be mentioned in the invoice. बट एजेंसीज कैन क्लेम रिफंड, बाद में उनको वापस कर दिया जाएगा। सब्सिडाइज नोटिफिकेशन 16/17, एजेंसीज आर अलाउड टू क्लेम रिफंड ऑफ द एक्सेस टैक्सेस पेड बाय देम एज पर सेक्शन 54। दे विल बी रिक्वायर्ड टू क्लेम रिफंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड एज पर रूल 82। सच एजेंसी शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल इन GSTR 11 on quarterly basis to claim refund, but maximum within time allowed under section 54 within 6 months। तो छोटा सा क्वेश्चन रीड करके देख लो, मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, इसका पर्पस क्या है, एक बार रीडिंग लेके देख लो।
ठीक है, दोबारा फिर देख लीजिएगा, एम्बेसीज हुई, यूनाइटेड नेशन हुआ, अदर सिमिलर एजेंसी हुई जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं। ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे ऑलवेज डू वर्क फॉर द पब्लिक। इसलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इनसे कोई टैक्स नहीं लेती है। प्रॉब्लम ये है कि इनको एग्जम्प्ट कर दे तो कोई भी पर्सन जाके बोल देगा जी मैं उस एम्बेसी से आया हूँ, मैं इस एम्बेसी से आया हूँ। इसलिए इनको एक बार टैक्स देना पड़ेगा, इनवाइस पर ही नंबर होगा, बाद में रिफंड क्लेम कर लो, जो भी एम्बेसी है उसके अकाउंट में चला जाएगा। बस ये बात है। और आप रीड करके देख लो, कोई कन्फ्यूजन का पॉइंट है तो पूछ लीजिएगा। ब्रेक से पहले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कोई कन्फ्यूजन का पॉइंट है तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर हमारी 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है सेम स्टेट में, कितने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं? जितने हम चाहें। 3 ब्रांच है, 1 करवाऊँ, 3 करवाऊँ या 2 भी करवा सकता हूँ, इन दोनों का एक, इसका एक। अगर मैंने सेपरेट करवा लिए तो क्या अभी भी स्टॉक ट्रांसफ़र कहलाएगा? नहीं, प्रॉपर इनवाइस इशू मैं करूँगा, जीएसटी चार्ज करूँगा, और जिसको इनवाइस मिली है वो आईटीसी ले ले, और ये मेरी टर्नओवर में भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट पर्सन। अब इससे कनेक्टेड भी एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको क्लियर है, लेट्स रीड दैट क्वेश्चन। पेज नंबर 120 पर क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सेपरेट रजिस्ट्रेशन मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Any person having multiple places of business within a state or union territory requiring a separate registration for any such place of business shall be granted separate registration in respect to each such place. अगर हम चाहें तो separate मिल जाएगा। Such person has more than one place of business as defined section 2(85). Such person shall not pay tax under section 10 for any of his place of business, or if he is paying tax under section 9 for any other place of business. Further, where any place of business of a registered person has been granted separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all the registered places of business of the said person shall become ineligible to pay tax under this section. इसका मीनिंग क्या है देखो आप, देखिए मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में और एक ब्रांच है यूपी में, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मुझे दोनों का टर्नओवर देखना पड़ेगा? यस। और अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर दूं फिर तो सेक्शन 24 में करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी सिस्टम है उससे। अब मेरी टर्नओवर है यहाँ की 60 लाख और यहाँ की 40 लाख। ठीक है, रजिस्टर्ड हूँ मैं। इसमें जो बात कही गई है कंपोजिशन स्कीम की कही गई है, जो कि अगला चैप्टर है, जिसकी थोड़ी सी बात हमने की थी, थोड़ी और करनी पड़ेगी। उसमें यह भी, अगर आपका लास्ट ईयर तक का टर्नओवर 150 लाख तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो, और कुछ स्टेट्स में वो 75 लाख की लिमिट है, यहाँ तक, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। तो मैंने कहा भाई मैं इस ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या टर्नओवर मुझे पूरी ब्रांचेस की सबकी देखनी पड़ेगी? यस। जैसे रजिस्ट्रेशन में है वैसे कंपोजिशन स्कीम में है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे। अगर ये टोटल मेरा 150 लाख क्रॉस कर गया तो मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। इसमें क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा भी ये वाली ब्रांच तो मेरी कंपोजिशन स्कीम में रहेगी सेक्शन 10 में, और ये यूपी वाली नॉर्मल स्कीम में रहेगी सेक्शन 9 में। क्या मैं ब्रांच वाइज ऑप्शन ले सकता हूँ? यहाँ ये लिखा हुआ है ब्रांच वाइज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या तो सारी ब्रांचेस को ले आओ 10 में या सारी ब्रांचेस को ले आओ 9 में। ऐसा नहीं करने देंगे, ये 10 में रहेगी, ये 9 में रहेगी। अब लेट्स सी, इसकी लिमिट क्रॉस कर गई 160 लाख, तो मैंने कहा ठीक है इसको नॉर्मल में रख लो, इसको कमीशन में रख लो। नंबर 1 तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, टोटल टर्नओवर चेक करनी है। अगर टोटल टर्नओवर 150 तक भी हो, इवन देन ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखा था कि मान लीजिए ये 60 है, ये 40 है, टोटल 150 क्रॉस नहीं कर रहा। अब मैं चाह रहा हूँ ये कंपोजिशन में हो, ये नॉर्मल में, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि कंपोजिशन स्कीम के केस में आपको सारी ब्रांचेस का एक ही ऑप्शन लेना पड़ेगा, बदल नहीं सकते आप। देख पड़िए,
ठीक है, कंपोजिशन स्कीम का पॉइंट है, ये रजिस्ट्रेशन का नहीं है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपोजिशन स्कीम में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एक पर्सन की इंडिया में 10 ब्रांचेज हैं, 4 के लिए वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है और 6 के लिए नॉर्मल, अलाउड और नॉट अलाउड। या तो सारे 10 के 10 सेक्शन 10 या 10 के 10 सेक्शन 9। ये क्वेश्चन कंपोजिशन स्कीम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पूछा हुआ है, बहुत जगह पूछा हुआ है। ठीक है, डाउट किसी को? अगला पॉइंट देखिए, ऑल सेपरेटली रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन शैल पे टैक्स अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और वोट टू अदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जब ये ब्रांचेस अलग रजिस्ट्रेशन लेंगी तो एक दूसरे के ऊपर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करनी है, टैक्स चार्ज करना है, और दूसरी ब्रांच को बिल्कुल इसका इनपुट एस्टेट मिलेगा। बिल्कुल सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम होने पर भी डिफरेंट मान लिया जाएगा। जहाँ टैक्स इनवॉइस इशू करनी है टैक्स इनवॉइस इशू करो, जहाँ टैक्स नहीं हो वहाँ बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। सारे प्रोसीजर नॉर्मल मैनर में जैसे लगते हैं वैसे लगेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू ऑब्टेन सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस शैल सबमिट ए सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको अलग अलग REG1 भरना पड़ेगा। और जो रूल 9, 10 अभी हमने स्टडी किया पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, हर पर्टिकुलर प्लेस के लिए अलग अलग उसको फॉलो किया जाएगा, अलग अलग पूरा सेपरेट ट्रीट करके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और प्लेस ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है, 2(85) में डिफाइन किया हुआ है। वो प्लेस जहाँ पे आप बिज़नेस चलाते हो वो प्लेस ऑफ बिज़नेस है, या जहाँ पे आप बुक्स रखते हो वो प्लेस ऑफ बिज़नेस है, या जहाँ पे आपने अपना एजेंट बिठाया हुआ है वो भी आपका प्लेस ऑफ बिज़नेस है। देखो रीड कर। ठीक है, इज दैट राइट? अब देखिए, हेड ऑफिस दिल्ली, ब्रांच दिल्ली, हमने रजिस्ट्रेशन एक ही करवा रखा है, बुक सारी हेड ऑफिस में है, इनपुट एस्टेट है 40 लाख का। अब हमने कहा नहीं, अलग ही करवा लेते हैं, इसका अलग करवा दिया, इसका अलग। अब ये ITC किसको मिलेगा, हेड ऑफिस को कि ब्रांच को? है तो दोनों का, अकाउंटिंग वहाँ भी है तो दोनों का। तो यहाँ लिखा हुआ है आप चाहो तो ये ITC इस पर्टिकुलर ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांसफ़र करोगे वो एसेट की रेशो में होना चाहिए। जैसे 100 लाख के एसेट थे, 60 लाख के आपके पास है, 40 के आपके पास है, तो इस ITC का 40% यहाँ आ सकता है और 60% यहाँ रहेगा। डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ एसेट। लेट्स रीड रूल 41 ए। ट्रांसफर क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। A registered person who has obtained separate registration of multiple places of business and who intends to transfer, आप चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ITC तो दोनों का है, अकाउंटिंग आपने की है तो क्या हो गया। Who intends to transfer either wholly or partly the input asset line credit ledger to any or all of the newly registered places of business furnished within a period of 30 days from the date of obtaining such separate registration, detail in form GST ITC 02A। जितना आपको ट्रांसफ़र करना है गौर से आप हमें इन्फॉर्म कर दो ये फॉर्म भर के। प्रोवाइडेड इनपुट एसेट्स विल बी ट्रांसफर न्यूली रजिस्टर्ड एंट्री इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम। लेकिन जो आप ट्रांसफ़र करेंगे वो एसेट के रेशियो में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करने देंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज़ हियरबाय क्लैरिफाई वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट ऑफ द बिजनेस वेदर नॉट इनपुट एसेट हैज बीन टेकन। तो मान लो 17(5) में कुछ एसेट का क्रेडिट ब्लॉक था, क्या उन एसेट को भी काउंट करना है? यस। वैल्यू का मतलब है उनकी वैल्यू भी लेनी है, उसके रेशो में डिवाइड करना है। जिसका टेस्टेड नहीं मिला, मोटर कार है वो भी लेना है, बिल्डिंग है वो भी लेनी है। जो हमारा अकाउंट्स के हिसाब से एसेट बनते हैं वो सारी लेने हैं। द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर शैल ऑन द कॉर्पोरेटर एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ फर्निश्ड। जो जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कंफर्म करेगा कि डिटेल सही है और इतना ITC मैं लूँगा, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। द अमाउंट इनपुट एज स्पेसिफाइड इन ITC 02 शैल बी क्रेडिटेड, उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक लेटर में ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। दिस इज़ द पार्ट। क्वेश्चन 6 सारा रीड कर लो, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
हाँ जी बोलो जी, डाउट यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। आप मुझे बताओ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना ये फैसला मैं करूँगा कि डिपार्टमेंट करेगा? डिपार्टमेंट क्यों करेगा? मेरी टर्नओवर का मुझे पता है, REG1 मैं भरूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन दे दो, उनको तो पता ही नहीं। भाई ग्रुप 1 में आप अपीयर हो गया, दोनों में कौन फैसला करेगा? इंस्टीट्यूट के आप करोगे। आप एडमिशन वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे दोनों ग्रुप के तो ठीक है, एक का भरोगे तो एक। क्या इंस्टीट्यूट कंपेल के नहीं दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे? इन जनरल तो नहीं। तो स्यू मोटो मतलब डिपार्टमेंट आपका उठा के रजिस्ट्रेशन कर देगा। ये क्या बात बनी भाई? डिपार्टमेंट कौन होता है? उनसे स्यू मोटो, हमारी मर्जी, आउट ऑफ आवर ओन मोशन हम कर देंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए, एक दुकान है, टर्नओवर 100 लाख, बता नहीं रहा, 2 नंबर में सामान बेचे जा रहा है, और इनवॉइस इशू किया है 22 लाख की, दिल्ली में है गुड्स की। तो GST ऑफिसर आता है कि अभी कितने टर्नओवर है? उन्होंने कहा 22 लाख। देख लो रसीदें देख लो। लेकिन GST ऑफिसर को डाउट है, झूठ बोल रहा है। तो बताओ डाउट कैसे हुआ? कैसे पता लगेगा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? ये टर्नओवर की बात तो उसी को पता है, और किसको पता है? तो देखो कुछ तरीके होते हैं जिनसे टर्नओवर पता लग जाती है। देयर आर 2-3 फैक्टर। देखो कैसे। मेरी दुकान में सामान है 10 लाख का इन्वेंट्री, ये लगभग 3 महीने में बिक जाता है। फिर मैं 10 लाख का और ले आता हूँ, फिर 3 महीने में बिक जाता है अप्रोक्सीमेट। फिर 10 लाख का ले आता हूँ 3 महीने, फिर 10 लाख का ले आता हूँ 3 महीने, टोटल टर्नओवर हुई 40 लाख। तो 40 लाख वाले टर्नओवर वाले की दुकान में एट ए टाइम सामान कितने का? 10 लाख का। ट्रेडिंग में तो ये होता भी नहीं। जब ये GST ऑफिसर आया, उसने कहा टर्नओवर कितनी है? उसने कहा जी 25 लाख। और दुकान में सामान कितने का है? जी 50 लाख। समझ गया? 25 लाख की टर्नओवर वाले की दुकान में 50 लाख का सामान हो ही नहीं सकता। वो कैसे बता 50 लाख? वो कहेंगे सबके बिल यहाँ रख दो। हर पर्सन के पास सामान का बिल होना जरूरी है। जो सामान खरीद के लाए हो उसका बिल दुकान के अंदर होना चाहिए। सबके बिल निकालो, सबके बिल निकाले। सामान 50 लाख का, वो कह रहे जी सामान तुम्हारी दुकान में 50 लाख का है, टर्नओवर तुम्हारी 25 लाख, कैसे मान लूँ? साल में 4 बार भी घुमाओ तो 2 करोड़ हो गया, 2 बार भी घुमाओ तो 1 करोड़ हो गया। हम इस बात को नहीं मानते। ठीक है, एक इंडिकेशन। दुकान में 25 लाख की सेल है पूरे साल की, सेल्समैन कितने हो गए? पहली बात तो होगा ही नहीं, प्रोप्राइटर खुद ही बेच देगा 25 लाख का सामान। आप देख लो कितने शॉपकीपर है अकेले ही सामान बेचते हैं, उनकी भी टर्नओवर इतनी हो जाएगी। इसके सामने छोले कुलचे वाले की हो जाएगी इतनी। ठीक है, उसकी दुकान में 4 सेल्समैन। तो GST ऑफिसर ने कहा 50 लाख का सामान, 4 तुम्हारे सेल्समैन, टर्नओवर तुम्हारी 25 लाख। ये कैसे हुआ? तो उन चारों सेल्समैन को कहा कि इधर आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, जो बात पूछूंगा सच सच बतानी पड़ेगी, एफिडेविट साइन करा लूँगा, झूठ बोला तो जेल हो जाएगी। तो 3 को तो बोला उस कोने में बैठ जाओ, एक को इधर बुलाया, सच सच बता। उसके कान में बोला कितनी टर्नओवर है, देख झूठ बोलेगा तू फंस जाएगा, मारा जाएगा, इनका कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं देंगे, तू झूठ बोल के क्या करेगा? उसने कहा जी साल की तो होगी 1 करोड़ तो होगी, 1 से 1.5 करोड़ होगी। तो कहा 1 करोड़ तो होगी ना? हाँ 1 करोड़ तो होगी जी, इधर बैठ जा। दूसरे को तू आ जा भाई। देखो मुझे सारी बात उसने बता दी है, उसने साफ साफ कह दिया 2 करोड़ की टर्नओवर है। अब तुम झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। तुम सच सच बताओ 2 करोड़ की है कि 3 करोड़ की है? वो कहेगा सच बता दूं 1.5 करोड़ की है। एफिडेविट साइन करा लिया, तीसरा चौथा 4 विटनेस बना दिए। तो इस तरह से देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो किसी की टर्नओवर बता देते हैं। जब वो आया था शाम को 6 बजे, उसने कहा कैश कितना है तुम्हारे पास? काउंटर पे रखो कैश कितना है। कैश उसके पास था लेट्स सी 3 लाख का। तो उन्होंने कहा ये आज की सेल है, क्लियर है, और कैश कहाँ से आया? एक दिन की 3 लाख, 365 दिन की कितनी बनी? मल्टीप्लाई कर लो। हॉलीडे संडेज निकाल लो, 200 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 लाख छोड़ो, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। मुझे नहीं पता, यू स्टैंड रजिस्टर्ड राइट नाउ, ये लो सर्टिफिकेट, दिस इज कॉल्ड स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन।
फिर उसने कहा जी RG1 तो मैंने भरा ही नहीं, आधार ऑथेंटिकेट करवाया नहीं, तो उन्होंने कहा 90 डेज़ का टाइम है, विद इन 90 डेज़ सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे आ जाने चाहिए, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये स्यूमोटो है रेगुलर करवा लो, वरना एक्शन हो जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट। उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा, ठीक है जाओ कोर्ट में, तो वो RG1 नहीं भरेगा तो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ने कहा गलत है, बात खत्म, सर्टिफिकेट कैंसिल। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो जिस दिन कोर्ट ये फैसला देगी उसके 30 डेज में अब सारे कागज़ भरने पड़ेंगे, क्योंकि डिले तो इतना पहले ही कोर्ट के अंदर हो जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो मैं पढ़ूं कि आप अपने आप पढ़ दोगे? अपने आप पढ़ दो आप। हाँ जी, आप डाउट्स यहाँ तक? देखिए इसी बात को दोबारा, भाई शॉप्स तो पता नहीं कितनी सारी हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट में, ऐसे थोड़ा है कि GST ऑफिसर आके हर एक से सामान दिखाओ सामान दिखाओ, पॉसिबल है ऐसे? तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूँ। वो होता ये है कि ये शॉपकीपर है, इसका तो सामान खूब बिक रहा है और ये पड़ोस के शॉपकीपर बहुत नाराज है कि हम सारे दिन खाली बैठे रहते हैं, धड़ा सा सामान बेच रहा है और लोग भी बड़े खुश हैं, GST भी नहीं लेता, GST भी नहीं देता, इसका काम करो ख़राब, इसको GST में उलझाओ, अपने आप कन्फ्यूज हो जाएगा, रसीदें काटेगा, हिसाब करेगा, तो ये कंप्लेंट यहाँ से चलेगी। ठीक है, फिर ये भी पॉसिबिलिटी है इसके और कुछ अपने लोग हैं जो हैं तो अपने हैं पराए नाम के अपने, जिनको ये बताता है मेरी बहुत सेल है, तो उन्होंने कहा इतनी सेल है तो GST में रजिस्ट्रेशन ही है, अरे GST वालों को क्या पता, 2 नंबर में बेचता हूँ सारा सामान कैश में, कैश का काम है मेरा। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात आती है, तो वहाँ से फिर वो टारगेट बनाते हैं। कैसे टारगेट बनाएंगे देखिए, वो GST ऑफिसर सुबह 10 बजे आके दुकान के बाहर खड़ा होगा, बोलेगा कुछ नहीं, वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कंप्लेंट में सच्चाई है कि नहीं है, क्या इसके पास उतने कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। दूर से ऑब्जर्व करेगा, 4 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद वो एंटर करेगा। सबसे पहले जितना कैश है काउंटर पे रख दो, कौन हो आप? GST ऑफिसर, मेरा आई कार्ड, सर्वे के लिए आया हूँ, सारा काउंटर पे रख दो। सीज नहीं करूँगा मैं, सर्च में के लिए नहीं आया, सर्च में सीज कर सकते हैं, इसमें सीज नहीं कर सकते। आपसे सिर्फ मैं ये पूछूंगा कितना है, आप काउंट करके बता दो, हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, आपके सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा, जो बात पूछूंगा बतानी पड़ेगी। ये फॉर्म साथ में लाया, फॉर्म भरना पड़ेगा और साइन करके देना पड़ेगा कि आपकी दुकान में कितने का सामान निकला, लिखो, साइन करो, और कितना कैश था लिखो, कितने सेल्समैन थे लिखो, सेल्समैन ने क्या कहा मैं लिखवाऊँगा। तो ये मतलब ऐसे इन जनरल नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तब की बात है। लेकिन कंप्लेंट लोग झूठी भी डाल देते हैं, उसकी बेचारे की सेल बिल्कुल ही बंद है, सेल इनकी हो रही है, कंप्लेंट इसकी मारी है कि इसकी बिल्कुल ही बंद करवा के मानेंगे। सेल नहीं होती लेकिन अकड़ता ज़्यादा है, इसको बंद कराने का। तो इट में डिपेंड।
सर जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर वो देगा, वो आफ्टर वो जब पूरी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसके बाद वो चेंज होगा या वही रहेगा? वही रहेगा। और उस पर वो टैक्स चार्ज तभी से करने लग जाए जब से उसका वो बना है? ठीक है, थैंक यू। देखिए 12 जुलाई को हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया स्यू मोटो, क्या वो टैक्स यहाँ से चार्ज करेगा? यस। क्या GSTR 1 भरेगा? यस। क्या GSTR 3 भी भरेगा? यस। फॉर ऑल पर्पज इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये टेम्परेरी नहीं कहलाएगा, कन्फर्म कहलाएगा। नंबर वही है, सब कुछ वही है, पहले से पूरा सब कुछ अरेंजमेंट करके लाएंगे वो कि इसको ये नंबर अलॉट करना है वगैरह वगैरह, वो बस कन्फर्म हो जाएगा। उसका आधार ऑथेंटिकेट करना है, बिजनेस के वो डॉक्यूमेंट मांगने हैं ना, प्रेमिसेस के, रेंट एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड, अदर पर्टिकुलर, वो सबमिट कर देगा। वो कह रहा नहीं मैं देख लूँगा तुम्हें कोर्ट में, तो ठीक है देख लेना कोर्ट में। फिर ये कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होंगे, फिर कोर्ट विल क्वेश्चन कि भाई ये क्या है, आपने इतना ये जो सामान खरीदा इन्वेंट्री क्यों खरीदा है, आपकी सेल तो है नहीं। देन ही हैज टू एक्सप्लेन। फिर वो आगे पूछेंगे पैसा आया कहाँ से, जब आपकी सेल ज़्यादा नहीं है, अर्निंग ज़्यादा नहीं है, तो आया कहाँ से, कैपिटल कहाँ से आई इतनी, तो ही हैज़ टू टेल द सोर्स, कैपिटल कहाँ से आई। 50 क्वेश्चनिंग होगी, दोनों साइड के एडवोकेट पूछेंगे, वो उससे पूछेगा, उससे पूछेगा। फिर जाके फाइनल फैसला आया, जज ने कहा, डिपार्टमेंट ने सही कहा, तो फिर उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर फास्ट ये काम करना है। और ये सारा प्रोसेस तो चलता रहेगा, रिटर्न फाइल करने का, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन की ड्यूटी है, सब कुछ कंप्लीट। अगर कोर्ट ने कहा रिजेक्टेड, वहाँ से सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, डाउट देख लीजिए। सर जैसे सेक्शंस 31 में रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस की बात हुई थी, तो उसमें आपने कहा कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से वापस वो कलेक्ट करें, रिवाइज इनवॉइस इशू करें उन्हें। तो सर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैंने आज अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए और मुझे पता है मेरी सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ ऑफ फाइन, सो मैं आज से कलेक्ट कर लूँ, बाद में रिफ़ंड कर दूँ? जो काम आप कर ही नहीं सकते एज पर लॉ, आप करेंगे तो इलीगल है। आपको 32 सेक्शन क्या कह रहा है, यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, और आप कलेक्ट करेंगे ये गलत है। देन यू हैव टू इशू इनवॉइस विद रजिस्टर्ड नंबर दैट यू डोंट हैव। तो आप इतना कुछ गलत करेंगे, आपको जरूरत क्या है? इसका प्रैक्टिकल वे आउट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका प्रैक्टिकल वे आउट है, बैठो देखो। मैंने क्या कहा था, 7 दिन निकल गए, रजिस्टर्ड मान लेना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 10 दिन बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, रिवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ना कोई वे आउट तो होगा ना, रियल लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। देखो वे आउट रियल लाइफ में क्या होता है। आज मेरी टर्नओवर है 38 लाख, मैं 40 होने के बाद क्यों जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा सीए के पास। समझदारी क्या कहती है, अरे भाई लिमिट क्रॉस होने के बाद कौन जाता है, लिमिट क्रॉस से पहले जाओ। 38 पे जाऊंगा, सीए आज ही सारा प्रोसेस पूरा कर देगा और आज ही अप्लाई कर देगा, और 40 क्रॉस करने से पहले रजिस्ट्रेशन ले देगा, बात खत्म। 39 लाख पे आप रजिस्टर्ड हैं, आप वॉलंटरी में रजिस्टर्ड हो गए, बात खत्म होगी। इट्स द सेम थिंग। जरूरत क्या है 2 दिन बाद होने की, पहले जाओ, आज से रजिस्टर्ड माने जाओगे, और जो सामान आपके पास है ले लो आईटीसी तो मिलेगा। ठीक है ना। तो रियल लाइफ में ये होता है, सभी केसेस में ये होता है। चेंज करो, 40 पूरा हो गया तो रजिस्ट्रेशन करवाने में तो 2 दिन लगते हैं, वो तो हमारी क्लासरूम में लग रहे हैं 20 दिन 15 दिन 2 दिन। अब जो पर्सन आया, इन्होंने कहा टैक्स ले ले, उसको ये बोल दो कि भाई देख तू पैसा दे जा, मैं तुझे कोई रिसिप्ट नहीं दूंगा। अंडरस्टूड है, वो टैक्स बीच में है, पैसा दे जा, रिसिप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि देखो मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा कल तक सर्टिफिकेट आ जाएगा, टैक्स तो मुझे लेना पड़ेगा, और तुम्हें प्रॉब्लम है तुम सामान 2 दिन बाद लेने आ जाओ, दिक्कत क्या है। जो तुम मुझे पैसा दोगे, एक कागज़ पे लिख दूंगा रिसीप्ट दिस मच, ये नहीं लिखूंगा किस बात का, मैं तो किसी से कोई पैसा ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। रिसीप्ट दिस मच, टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं लिखूंगा। तो अपने पास रख ले, सामान ले जा, आज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कल परसों आ जाएगी, बिल ले जाइए। तो इसके ये भी आउट है, इसलिए गवर्नमेंट से हमने कुछ उल्टा सीधा लिख भी दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने हमें लेटर नहीं भेजा, कोई लेटर भेजे तो हम समझे ना, लेटर क्यों नहीं भेजा ये रहा, लेकिन जो उसने लिखा है
क्या रियलिटी में सही लिखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो गया। तो इसके तो बहुत वे आउट है। मेरे पास स्टूडेंट आता है, मेरी अभी टर्नओवर 19.9 लाख है, 20 लाख क्रॉस नहीं की, तो मैं पहले बता दूंगा कि भाई देखो ऐसा है, जीएसटी तो लगेगा, 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन देना होता है, मेरा 19.9 है, मैंने अप्लाई किया हो, कल सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो गलत क्या है? मैं जिससे जितना तुमसे ले रहा हूँ खाली कागज़ पे लिख देता हूँ रिसिप्ट दिस मच, किस बात का, किसी बात का, सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिसिप्ट ले लेना। तो रियल लाइफ में इसका बहुत वे आउट है। टैक्स कह के कलेक्ट करना इज़ नॉट गुड। आपने लिख दिया उसमें जीएसटी कलेक्टेड दिस मच, बस फिर मुसीबत है कि जी बिना रजिस्ट्रेशन कैसे कर लिया आपने। तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में तो हर चीज़ का वे आउट, जब हम कह रहे हैं क्वेश्चन फ्लो, मैंने कहा था इनकम टैक्स में हर क्वेश्चन फ्लो का वे आउट है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्लासरूम में ये सब पूछा नहीं जाता, और क्लासरूम में तो क्वेश्चन हमने लिखना, हमने ये थोड़ा डिस्कस करना है कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो रियल लाइफ में वे आउट हर चीज़ का होता है। आप कुछ भी पूछ लो, मैं आपको रियल लाइफ में उसका वे आउट बता दूंगा, वे आउट होता है। और एक्सट्रीम वे आउट बता दूँ, थोड़ी ट्रांजैक्शन कैश में कर लो, बिल का चक्कर ही खत्म करो, अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं। 19.9 लाख, इसके बाद मैंने जो पैसा लिया उसका बिल दो ही मत, उनको कहते भाई देखो मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, जब तक वो ना हो जाए मैं कैश में पेमेंट लूँगा, मैं कोई रिसिप्ट नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बोलो या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या 4 दिन बाद आ जाओ, या मैं कागज़ पे लिख के देता हूँ। वे आउट बहुत है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो आउट। चलो इतना करते हैं, फिर बाकी देखो।